भ्रष्टाचार पर वार, सियासी तकरार। दरअसल आज झारखंड में एक बार फिर ईडी की दबिश बढ़ गई है। ईडी की छापामारी होती है। जल जीवन मिशन में कई बड़े चेहरों के घर पर ईडी आ धमकती है। सुबह 6:30 बजे से ईडी की टीम दबिश पर है और करीब 23 से ज्यादा ठिकानों पर छापामारी हुई है। कई बड़े चेहरों के बेनकाब होने की बारी है। कई बड़े चेहरों पर आफत आन पड़ी है, लेकिन अभी तक रिकवरी के कोई आसार नजर नहीं आए हैं। सियासी तकरार जारी हो गई है। बड़े बयान सामने आ गए हैं। आपको एक बार ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची, चाईबासा, जमशेदपुर में रेड। 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापा। झारखंड में एक बार फिर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जल जीवन मिशन में अनियमितता के मामले में पीएचईडी मंत्री के भाई विनय ठाकुर और निजी सचिव हरेंद्र सिंह के अलावा कई इंजीनियर्स के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। यही नहीं, आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर भी ईडी ने कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनीष रंजन की बहन के हरिहर रोड स्थित आवास पर छापेमारी की। वहीं इंद्रपुरी में कारोबारी विजय अग्रवाल के घर छापा मारा, जबकि मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निजी सचिव हरेंद्र सिंह के डोरंडा स्थित सरकारी आवास पर भी ईडी ने दबिश दी। हालांकि ईडी की टीम के पहुंचने से पहले ही हरेंद्र सिंह अपने आवास से निकल गए थे। ऐसे में ईडी की टीम ने डोरंडा थाना पुलिस की मौजूदगी में हरेंद्र सिंह के आवास का ताला तोड़वाया। उधर चाईबासा में अमला टोला में भी ईडी ने कार्रवाई की। साथ ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर के करीबी माने जाने वाले वेदांत खिरवाल के चाईबासा सदर बाजार के पास तंबाकू पट्टी स्थित घर में छापेमारी की। ईडी की टीम ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कई इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापा मारा। रातू रोड, हरमू और सीसीएल के जवाहर नगर समेत कई इलाकों में ईडी ने कार्रवाई की। पीएचईडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निरंजन के रातू रोड स्थित आवास पर भी छापेमारी हुई। उधर जमशेदपुर के बिरसा नगर में पीएचईडी के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर रघुनंदन प्रसाद शर्मा के आवास पर भी रेड पड़ा। विजय गार्डन के डुप्लेक्स नंबर 214 और 215 में ईडी के अधिकारियों ने जांच की। ईडी ने ये कार्रवाई जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर की है। हालांकि अब तक छापेमारी में क्या कुछ मिला है ये साफ नहीं हो सका है, लेकिन कई जरूरी दस्तावेज के बरामद होने की खबर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से मनोज और रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कई तरीके के सवाल उठ गए हैं ईडी की दबिश को लेकर। एक तरफ जहां बीजेपी के हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने कह दिया कि गांधी जी के घर ईडी की टीम नहीं जाती, वहीं दूसरी तरफ सियासत का यह कहना है, सियासी तस्वीर यह कहती है, सत्ता यह कहती है कि सिर्फ चुनाव से पहले परेशान करने का सारा मामला। रुक करते हैं एक बार अतिथियों का। स्वागत करते हैं कांग्रेस से ईश्वर आनंद साहब हमारे साथ है। ईश्वर जी स्वागत है आपका। आजसू से वीना देवी जी हमारे साथ है। वीना जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी स्वागत है आपका। तीनों लोगों की का स्वागत करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। ईडी की कार्रवाई पर सियासत किस तरीके से तेज हुई है यह भी देख लीजिए। हमारे अतिथि भी देख लेंगे किस तरीके से कार्रवाई तेज हुई है और क्या सियासत तेज हुई है, क्या कुछ बयान सामने आए हैं, सुनाते हैं आपको एक बार। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार। ये गरीब के पानी का पैसा हड़प रहे हैं, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पानी पिलाने के नाम पर करप्शन। हमने देखा है कि जल जीवन मिशन का काम योजना पूरी हो गई, पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। ईडी की कार्रवाई, मंत्री की सफाई। ईडी के रेट नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेट। सरकार के सवाल पर हिमंता का पलटवार। आप हेमंत जी को इतना ही समझना चाहिए कि ईडी और सीबीआई कभी महात्मा गांधी का घर में नहीं जाता है। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर और निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत पीएचईडी के कई इंजीनियर्स के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से झारखंड में सियासी उबाल है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि ये ईडी नहीं राजनीतिक रेड है। मिथिलेश ठाकुर ने दावा किया है कि उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव था, लेकिन जब वो नहीं झुके तो फिर ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। सरकार के मंत्री खुलकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में उतर आए हैं। मंत्री इरफान ने मिथिलेश ठाकुर को ईमानदार मंत्री करार दिया है, जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक कार्रवाई करार दिया है। ये कहूँगा कि ठाकुर जी जो है ईमानदार मंत्री है, उनके कार्यकाल में आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी काम किया और पार्टी को मजबूत किया, जनहित में काम किया है। वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत करते हुए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और मैं समझता हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई नफ़ा होने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने भी झारखंड में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 2 अक्टूबर को हजारीबाग में बीजेपी की परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे हमारे देश में तो परंपरा रही है, पानी के लिए तो गरीब आदमी भी अपने घर के बाहर एक पानी का मटका रखता है। अब ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार पर बीजेपी हमलावर है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मिथिलेश ठाकुर को बीजेपी में शामिल कराने का सवाल ही नहीं है। मिथिलेश ठाकुर जी तब बीजेपी में शामिल होगा जब जल जीवन मिशन का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। मिथिलेश ठाकुर और हमारा बीच में समस्या एक ही है, जल जीवन का पानी। अगर जल जीवन का पानी ही गरीबों का घर में नहीं जाएगा तो आपको लाके मैं क्या करूंगा, आप तो समस्या बन जाएगा। आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं देखा है, उनका क्षेत्र में रिजल्ट क्या है। ईडी का रेट से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, तो अपना काम करते रहता है। लेकिन जल जीवन मिशन में जो धोखा हुआ है, ये तो सारा झारखंड का यूट्यूबर्स फिल्म बना बना के ठोक रहा है। कोई घर में पानी नहीं जा रहा है, किसी को पानी का पीने का पानी नहीं है घर में। चलिए ना, हेमंत जी और मैं खुद जाता हूं, कहीं किसी का घर में पानी पी के आता हूं जल जीवन मिशन का। केंद्र सरकार के द्वारा जो हर घर को जल शुद्ध पानी पिलाने की जो व्यवस्था थी, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी ये कथा कहानी है, तो जो करेगा उसको तो भरना ही पड़ेगा। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिका में करीब 5000 करोड़ के घोटाले का आकलन किया गया था, जबकि योजनाओं में बंदर बांटकर करीब 500 करोड़ की अवैध कमाई का विवरण दिया गया था। याचिका में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई विनय ठाकुर और नितेश सिंह की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था। फिलहाल ये याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई से सियासत में उबाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कार्रवाई को लेकर चर्चा काफी दिनों से थी। करीब 6-7 महीने से जो जानकारियां मिल रही हैं, जल जीवन मिशन के तहत पैसा भेजना केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था, भुगतान बंद कर दिया था। कारण यह था कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के भारी शिकायतें मिल रही हैं, भारी शिकायतें भ्रष्टाचार की जा रही हैं। दानियल साहब ने इसमें जब PIL किया, दानियल साहब ने इसमें जब जांच की मांग की, तो ये मामला और तूल पकड़ गया। एक बार रुक करते हैं अतिथियों का, स्वागत सभी का कर चुके हैं। सीधे चलते हैं ईश्वर आनंद साहब के पास। ईश्वर साहब, कैसे देखते हैं, चुनाव के पूर्व की कार्रवाई बताई जा रही है, चुनाव के पूर्व की भी कार्रवाई हो, अगर वार भ्रष्टाचार पर हो तो भला इससे इनकार क्यों, किस बात का इनकार? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। दूसरी बात यह है कि झारखंड की देवतुल्य जनता को भी जोहार करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हाँ, तो देखिए, मेरे आपने ही सवाल किया, आपने ही जवाब दे दिया कि चुनाव के पूर्व ये जो कार्रवाई हो रही है और सटीक सूचना थी या जो भी था, तो अभी तक तो मतलब कुछ रिजल्ट ऐसा दिखा नहीं। अब कार्रवाई कर डराइए धमकाइए। असल बात क्या है कि जो मैया सम्मान योजना जो 1000 से 2500 जो कर दिया गया ना, असल दर्द यहाँ छिपा हुआ है। मुद्दे तो हैं नहीं इनके पास। देखिए, इनका पंच प्रण आया था, उसके लिए उस दिन भी मैं यहाँ पे आया था डिबेट में,
तो पंचप्रण में पहले, उसके पहले ये लोग डेमोग्राफी चेंज का हल्ला कर रहे थे, और मुझे लगा कि डेमोग्राफी को ये लोग पंचप्रण में लाएंगे या मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। मुद्दा नहीं बन पाया, वो यहाँ की जनता जान चुकी है। तो अब पंचप्रण ये लोग लेके आए, उसमें गोगो दीदी योजना लेके आए ये लोग कि हम 2100 रुपया देंगे, और इसका बड़े जोर शोर से इन लोगों ने फॉर्म भी भरवाया। उस फॉर्म की सबसे बड़ी एकदम हंसने वाली बात है कि उस फॉर्म में कहीं खाता नंबर, प्लॉट नंबर, खाता नंबर बैंक का खाता नंबर नहीं दिया गया था, और बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग थी। मतलब ये फ्रॉड करने का एक प्लान था जनता के साथ। तो ये जो छापे की कार्रवाई हुई, ये एक तरीके से अपने डिप्रेशन को जताने का तरीका था, और एकदम डेस्परेशन की सत्ता किस तरीके से प्राप्त हो जाए, किस तरीके से चुनाव में हम परफॉर्म अच्छा कर लें, जनता हमारे तरफ आ जाए, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। और पूरी तरह से देखिए, एक और बहुत छोटी सी बात है जो देश की जनता को, और आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं अभिषेक जी, कि एक सवाल तो बनता है ना कि पूरे हिंदुस्तान में केवल विपक्षी नेताओं के घर, विपक्षी मंत्रियों के घर में ही क्यों छापे पड़ते हैं? एक भी ऐसा उदाहरण मुझे बताइए जब भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य सरकार के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के यहाँ छापे पड़े हो। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई थी ईडी की और सीबीआई की और भारतीय जनता पार्टी की, जब हेमंत जी को निराधार आरोप में जेल आपने भेज दिया, और हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या थी, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, उसमें आपने जेल भेज दिया और आप भद पिट गई आपकी। तो ये सारी जो हताशा वाली कार्रवाई है, और जनता समझ रही है इसको, और इस चुनाव में तो बता देगी। अब ये जो 2500 रुपया जो मैया सम्मान योजना है, ये तो मास्टर स्ट्रोक है, इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। और ये जो कार्रवाई है, छापे की कार्रवाई, ये बस समझिए कि उस हताशा को, उस डेस्परेशन को साबित करती है। प्रतुल जादेव साहब, सुनी सारी बातें आपने। मास्टर स्ट्रोक मैया सम्मान योजना के खिलाफ ये डिप्रेशन है, हताशा है जो आप लोग निकाल रहे हैं। और एक सवाल जो कौंध गया है, जो बता रहे हैं ईश्वर आनंद साहब, और सत्ता के गलियारे में जो तेजी से चल रहे हैं, कि ये जो छापा है ईडी का, ये छापा हमेशा विपक्ष के नेताओं के यहां ही क्यों छापा पड़ता है? और देखिए, मैं पूरी बात को गौर से सुन रहा था। आपने पूरा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो मिथिलेश ठाकुर के यहाँ शुरुआती स्टेटमेंट थी वो ईडी के छापे की, और ये दुनिया भर की बातें करते रहे, लेकिन उसके बारे में कोई माकूल जवाब नहीं दे पाए, सिवाय इस कहने के कि वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। देखिए, हर घर में ये जो नल से जल योजना है, ये बहुत ही एम्बिशियस योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की। इस योजना की शुरुआत जो उन्होंने की थी 15 अगस्त 2019 को की थी, 3,60,000 करोड़ का बजट था इसमें, और हर एक वर्ष 60,000 करोड़ रुपया देने की बात थी। हर एक जो ग्रामीण इलाके में हर एक गांव थे, वहाँ पे नल से जल पहुँचाने की योजना थी। क्योंकि अभी भी आप देखें, लोगों को लेने के लिए कुआं जाना पड़ता है, हैंडपंप जाना पड़ता है। और अभिषेक, ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि इस जल मिशन में झारखंड बॉटम से सेकेंड स्थान पे था। यानी झारखंड इतना फिसड्डी था कि राज्यों की अगर आप सूची करें तो नीचे से अंतिम से सेकेंड लास्ट स्थान पर था। तो ये कैसे संभव है? और ये तो जो करप्शन की खबरें थी वो बार बार आ रही थी। केंद्र सरकार ने जो अनुदान की राशि होती है उसमें केंद्र का अंशदान होता है, राज्य का अंशदान होता है। राज्य उसमें यूटिलिटी सर्टिफिकेट अगर नहीं देता है और उसकी जो सारी केंद्र की अर्हताओं को पूरा नहीं करता है, तो केंद्र सरकार उसमें फिर क्वेश्चन करती है और तमाम चीज़ें करती है। केंद्र ने राज्य सरकार को भरपूर सहयोग किया, लेकिन राज्य सरकार ने व्याप्त भ्रष्टाचार था साहब। इस मंत्रालय के बारे में कहा जाता है कि नल लग गए लेकिन जल नहीं पहुंचा। तो आप यही सोच सकते हैं कि जो कितनी एम्बिशियस योजना थी। और देखिए अभिषेक, इसके लाभुक कौन थे? मुख्यतः टारगेट किया गया था अनुसूचित जाति बहुल गांवों को, अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों को। इसके अतिरिक्त जो आकांक्षी जिले में गांव आते थे उनको भी टारगेट किया गया था। और ये सब झारखंड के लिए एक बून होता। लेकिन इस सरकार ने किया क्या साहब? इस सरकार ने पूरे तरीके से इस योजना को झारखंड में फ्लॉप करा दिया। 3,60,000 करोड़ की ये योजना थी। राज्य सरकार, आप सोचिए, देश में कोई योजना चल रही हो और राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर अगर झारखंड का योगदान हो, तो आप सोच सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना खराब था।
आप भी कई बार इस पर रिपोर्ट दिखा चुके हैं कि नल लग गए लेकिन जल नहीं पहुंचा, तो व्यापक भ्रष्टाचार था। और ईडी की कार्रवाई जो कह रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले होता है, तो चेहरा देख के ईडी कार्रवाई नहीं करती। ईडी का प्रवक्ता बेहतर बता सकता है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है सेंट्रल एजेंसीज की, वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पी दर्ज होता है, पी के बाद छापा पड़ता है। अभिषेक, अभी तो क्राइम बीट देखते थे, आप जानते हैं ये तमाम चीजें होती हैं, रेकी होती है, जिन पे सस्पेक्ट्स होते हैं उनके ठिकानों का, उनके एसोसिएट्स का, सबका पता चलता है, उसके बाद ठिकाने होते हैं। और हम लोगों ने कई बार इस फिगर को जिक्र किया है कि एनडीए के शासनकाल में 1,25,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई है इलीगल, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किया गया है। और ये शायद अब और बढ़ गई होगी, क्योंकि ये 2-3 महीने पहले का जो डेटा था, और जो यूपीए का शासनकाल का 10 वर्ष था जिसमें भी ईडी अस्तित्व में थी, उस समय सिर्फ 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की गई थी। तो अगर आप एजेंसियों को शक्तियां देंगे तो आपको अंतर दिखेगा। और करप्शन से कोई समझौता नहीं। मैया समान योजना और गोगो दीदी योजना पर हम फ्यूचर में आएंगे, लेकिन अभी जो झारखंड में रेट पड़ रहा, उसको चुनाव से जो लोग जोड़ कर देख रहे हैं ना, वो सिर्फ करप्शन से भाग रहे हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं किया साहब, तो दुनिया की कोई एजेंसी आपको नहीं फंसा सकती। और एजेंसी अगर फंसाएंगी ना, तो कोर्ट तो है उसके बाद, फिर सांच को आंच नहीं। और मिथिलेश ठाकुर जी का एक हास्यास्पद बयान कि मुझ पे 1 वर्ष से प्रेशर डाला जा रहा था बीजेपी में ज्वाइन करने का। मिथिलेश जी, बड़ी जल्दी आपको ये बात याद आ गई कि आपको बीजेपी में ज्वाइन कराने का प्रेशर था। 1 वर्ष तक आप चुप क्यों थे? यानी बीजेपी के ही डबल एजेंट बनकर जेएमएम में थे, और आज नई बातें कर रहे हैं। देखिए, कोई ऑफर मिथिलेश ठाकुर को नहीं दिया गया। इसको कहते हैं ना, ये रोना होता है, ये एक बहाना होता है। जैसे ये चुनाव हारे हरियाणा में कांग्रेस, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा, रेड हुआ तो कहा कि साहब बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। इसी तरीके का एक और रेड हुआ था एक विधायिका के हाथ, उन्होंने भी कहा कि मुझ पर प्रेशर था बीजेपी ज्वाइन करने का, नहीं किया इसलिए किया। अरे साहब, कौन जिस समय प्रेशर जो देता है उस समय आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? बाद में एक्सक्यूजेस क्यों खोजते हैं कि ईडी का प्रेशर था इसलिए ये रेड हो गया और बीजेपी का प्रेशर था? साहब, हमारे यहाँ कांग्रेस दफ्तर नहीं है। जिस समय यूपीए के शासनकाल में सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, ईडीओ को स्वतंत्र करने की शक्तियां, करने की जो कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। और ये कांग्रेस के रेजिम के हिसाब से बोल रहे हैं। जिस समय 100 बार चुनी हुई इन्होंने सरकारों को धारा 356 का दुरुपयोग करके डिसमिस किया था हमारे शासनकाल में। पिछले 10 वर्ष, अटल बिहारी जी का 6 वर्ष, कोई एक राज्य सरकार डिसमिस नहीं हुई है 356 का दुरुपयोग करके। और ये तो परिपाटी 67-68 के बाद इंदिरा गांधी जी ने जो शुरू की थी, वो तो बाद की भी कांग्रेस सरकारों ने चालू रखा। फाइनली मैं रैप अप कर रहा हूं अभिषेक, कि मिथिलेश ठाकुर के जो एसोसिएट्स के छापा पड़ा, उसको जेएमएम खुद से जोड़कर क्यों देख रही है? अभी तक तो किसी ने नहीं कहा कि इसमें जेएमएम का कोई ऑर्गेनाइज क्राइम, सिंडिकेट क्राइम का काम करा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये दबाव के लिए छापा पड़ा गया। साहब, ये एक दिन में छापे नहीं पड़ते, बहुत पहले से इसकी तैयारी होती है। और चुनाव से इसको क्यों जोड़ रहे हैं? करप्शन के खिलाफ देशव्यापी मुहिम है, और आपका तो आंकड़ा बता रहा है कि आप बॉटम से सेकेंड लास्ट है हर घर नल से जल मिशन में। तो आपके यहां तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। 3,60,000 करोड़ का पूरे देश के लिए जिस योजना का बजट था, अगर आपको झारखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति और जो आकांक्षी जिले के ग्रामीण है उनको लाभ दिलाना था, तो इस योजना का इंप्लीमेंटेशन करते। पर अफसोस, आपने इस योजना को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। जी चलिए, हमारे साथ बटर सिंह साहब भी जुड़ गए। अरविंदर सिंह डोल, बटर सिंह साहब जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है बटर साहब आपका। एक बार बीना देवी जी का रुख करते हैं। बीना देवी जी काफी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। बीना देवी जी, ये जिसके यहां छापे पड़ते हैं, उनके पास पहले दबाव कैसे चला जाता है बीजेपी का? और दबाव जाता है तो यह सवाल लाजमी है कि पहले पार्टी को शिकायत क्यों नहीं होती? जैसे अंबा प्रसाद की याद दिला दूं, अंबा प्रसाद के यहां छापा पड़ता है। अंबा प्रसाद कहती है कि भाजपा लगातार संपर्क में थी, लोकसभा का प्रत्याशी बनाने की बात चल रही थी, मैं तैयार नहीं हुई तो छापा पड़ गया। आज मिथिलेश ठाकुर ने वही कह दिया कि भाजपा दबाव बना रही थी। कहीं भी छापा पड़ता है ईडी का, उसके पहले भाजपा के दबाव की बात आ जाती है कि भाई बीजेपी ज्वाइन करवाना चाहती है उनको। जी अभिषेक जी, आपके प्रश्न का जवाब ऑलरेडी प्रफुल्ल भैया दे चुके हैं। मैं ईडी के छापे पे थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि मान लीजिए कहीं पे भी छापा पड़ती है तो आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? छापा पड़ना एक टेस्टिंग सेंटर ही समझ के चलिए। आप पे टेस्ट चल रहा है, आप अगर कुछ नहीं किए होंगे तो आपका कोई टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप स्वतंत्र हैं इस चीज़ों को लेकर। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप टेंशन में क्यों हैं? अरे टेंशन में तो झारखंड की जनता को रहना चाहिए। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि बहुत सारे प्रवक्ताओं को मैंने बोलते हुए सुना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र ने बंद कर दिया। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि नल जल योजना में भी धीरे धीरे पैसा बंद हो गया, क्योंकि आप उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते। 7 महीने से आप उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं और पूरा का पूरा जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दे देते हैं।
ठीक है, आप केंद्र को देते हैं, केंद्र आपको देती है, लेकिन इसमें पिसती कौन है? झारखंड की जनता ही तो पिसती है। अभी प्रफुल्ल भैया बोल रहे थे ना कि नल से पानी लेना पड़ता है। जी नहीं, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि सिलवे पंचायत का एक टोला है जहाँ पे आप सुनेंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। बच्चे को रस्सी बांध के कुएं में उतारा जाता है और उसके बाद वो कटोरा से पानी उबच के देती है गर्मी के दिन में, और उसके बाद वो लोग पानी पीते हैं। इससे दर्दनाक स्थिति झारखंड की हो सकती है क्या? मैं इसका प्रत्यक्ष बरसी हूँ और अगर आने दीजिए गर्मी, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी अगर ये लोग किया नहीं है तो फिर नल जल योजना पूरी नहीं होगी। आपके कारण झारखंड की जनता झेल रही है ना, झारखंड की जनता सफर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने कब शुरू किया? प्रधानमंत्री आवास योजना आपको नहीं मिली, पता है क्यों नहीं मिली? क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास पेंडिंग रह गए। आपका दायित्व था उनको पूरा कराना, आपने उसको पूरा नहीं कराया। आप पूरा कराते तो वो फिर से कंटिन्यू होता। आप चाह रहे थे कि जबरदस्ती बंद हो जाए और हम फिर अपनी योजना लाएं और हम ये बताएं कि हम बहुत अच्छा करते हैं और हम आपके लिए ही सिर्फ कर रहे हैं। आपकी जो योजना है अभी दीदी सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना पे आप बात कर रहे थे और ईश्वर भैया बोल रहे थे कि हम लोग मतलब डरी हुई है बीजेपी और उनकी गठबंधन पार्टियां, लेकिन ये आप डरे हुए हैं। आप जो गोगो दीदी योजना का फॉर्म देख लिया आपने 2100 का, तो आपने तुरंत 2500 कर दिया। आपको 2500 देने के लिए कहा किसने? आप तो दीदियों को बोल के आए थे हम 2000 चूल्हा खर्चा देंगे हर दीदी को। तो आपको अगर देने की इच्छा है और दीदियों को सशक्त करने की इच्छा है तो इस मंच से, इस चैनल से मैं मांग करती हूँ सरकार से कि वो सारी दीदियों को 1,20,000 रुपया एक बार दे दें चूल्हा खर्चा। जितनी सारी दीदियां हैं जिनका आपने मैया सम्मान योजना में फॉर्म भराया है, आप उनको 1,20,000 रुपया दे दीजिए। जितने बेरोजगार युवाओं से आपने ये किया था, वादा किया था कि हम उनको 5,000 रुपया देंगे, 7,000 रुपया देंगे, उस हिसाब से जोड़ के पूरा दे दीजिए। आप झारखंडी जनता को देना चाहते हैं, आप उनके हित के लिए कार्य करते हैं, तो ये कीजिए ना। आप डर के अपनी योजना की राशि बढ़ा रहे हैं, डरे हुए तो आप हैं। आपको डर लग रहा है कि नहीं 1,000 देंगे तो शायद हमारा फार्म का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, डरे हुए आप हैं और डर कर आपने योजनाओं में पैसा बढ़ाया। और आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो आपको लगता है कि दूसरी पार्टी हमको बुला रही थी, हम नहीं गए। इस सब्जेक्ट पे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे क्यों जाऊँ जो जिसका बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है। हो सकता है उनका प्रेशर हो, नहीं हो, लेकिन जब ईडी के छापा पड़ता है तब आपको चुनाव क्यों आता था? इससे पहले भी तो आलमगीर आलम जी के यहाँ पे छापा पड़ा था, तब तो चुनाव नहीं था, तब तो उनके यहाँ से 35 करोड़ मिला था, तब आपके तरफ से किसी ने कुछ नहीं बोला। ऐसा कितने सारे अनगिनत घटनाएं हैं जिसमें हम आपको गिनाते रहें और आप ये गिनाते रहें कि चुनाव है चुनाव है। तो चुनाव तो आज अगर मान लीजिए आज खत्म होता है तो उसके दूसरे दिन से तो चुनाव आने वाला दिन होता है ना, 5 साल में भी चुनाव आएंगे। चुनाव तो इससे कोई रिलेटेड चीजें नहीं होती है। ईडी अपना स्वतंत्र संस्था है, करे अपने काम, आप अपना निश्चिंत रहिए। आपने कुछ नहीं किया तो आपके पास भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों इतना टेंशन है? बड़ा साहब क्यों इतना टेंशन में है? बीना जी कह रही हैं कि छापा एक टेस्ट है साहब, टेस्ट तो देना पड़ेगा ना, टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट देने से इतना भाग क्यों रहे हैं? नल जल योजना, हर घर नल जल योजना, प्रतुल साहब कह रहे हैं कि नीचे से पूरे देश में झारखंड सेकंड लास्ट स्टेज पे है। मतलब ये हालात कर रखे हैं और सारे पैसे लिए हैं, पैसों से नल लगा दिया गया, जल पहुंचाया नहीं गया, जनता त्राहिमाम है। और ये हालात सच हैं। इस गर्मी में जब चुनाव हो रहे थे, हम गांव गांव घूम रहे थे, हमने ये महसूस किया कि नल जल योजना वास्तव में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या पानी है ही नहीं कि नल से उसको निकाला जा सके। दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। तो जब नल से निकाल ही नहीं सकते पानी, तो फिर साहब पैसा किस बात का ले रहे हैं? हमने तो देखा है कि जहां जहां बीजेपी की जो स्थिति मजबूत होती है वहां ईडी, सीबीआई और कोई एजेंसी आती नहीं है। और जिस प्रदेश में इस एजेंसियों का एंट्रेंस हो जाता है, इसका मतलब है कि बीजेपी की कोई अपनी धरती पे पकड़ नहीं है, तो ये इन एजेंसियों के सहारे वो कुछ बनाना चाहती हैं। और हमारे मंत्री ने ठीक कहा कि अभी तक शाम हो गई, मुझे आपको मालूम होगा, मुझे तक तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ईडी को क्या मिला, उनके यहाँ से कितनी संपत्ति मिली, कितनी अरबों की संपत्ति, कितने करोड़ों का सोना मिला, ये अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ। नहीं तो अभी तक तो मशीनें लग गई होती, काउंटिंग मशीनें, बीजेपी को पता होता, अभी तक तो कॉन्फ्रेंस हो जाता। तो ये जरूर ईडी बता दे कि उनके यहाँ से मिला क्या। और ये जिस योजना की बात कर रहे हैं, और सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने मनीष रंजन जी को बुला के अवार्ड दिया। सर आपके सामने लैपटॉप है या कंप्यूटर है? आपके सामने लैपटॉप है या कंप्यूटर है? बड़ा साहब लैपटॉप है, बड़ा साहब उसको म्यूट कर दें सर। हाँ अब आप बोलो। हाँ अब आप ये बोल रहा हूं
मनीष रंजन जी को अवार्ड दिया इस केंद्र सरकार ने बुला के दिल्ली में सितंबर 2024 को कि इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन में, ई गवर्नेंस में, इस योजना के लिए स्पेशली अवार्ड दिया दिल्ली में बुला के। और आज बोल रहे हैं कि झारखंड से नीचे दो। तो या क्या सेंटर ऐसे लोगों को अवार्ड देती है या वहां भी कुछ हेर फेर चलता है, मुझे तो नहीं मालूम है। केंद्र सरकार ने दिया, नॉन बायोलॉजिकल पापा ने दिया तो सही दिया होगा। और दूसरी बात देखिए, जिस तरह से ये बोलते हैं छापे से कौन डरता है, हम तो पहले से बोल रहे हैं कि ईडी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, छापे मारने दीजिए। मेरे पास एक रिपोर्ट है 2022-23 की, तो नहीं कंपाइल्ड है, उससे पहले की है। हर साल जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तो करीब 10 फोल्ड इंक्रीज हुए हैं ईडी के छापे। और हर साल कन्विक्शन 2014-15 में 0, 2015-16 में 111 रेड, कन्विक्शन 0, 2016-17 में 200 रेड्स, कन्विक्शन 2, 2018-19 में 195 रेड्स, कन्विक्शन 4, 2019-20 में 178 ये फिगर कहां से लाके बोल रहा है वो नेशनल टीवी पे बोल रहा है, वो फिगर कहां का है ये पूछ लीजिए। छापे मार रही है ये। और अब आप बताएं, आप बोलते हैं कि क्यों नेता बोलते हैं कि भाई ये बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए प्रेशर था, नहीं तो ये, तो हम तो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, जिसके यहाँ ईडी के छापे पड़े वो बीजेपी में चले गए और वहां जाके ईमानदार हो गए। जो हेमंता बिश्व शर्मा असम के रिस्पेक्टेड सीएम है, उन पे जब छापा पड़ा था तो इसी बीजेपी ने 1 महीना, अभिषेक जी, 1 महीना सेशन नहीं चलने दिया था असम का कि इसको हटाओ। और आज वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वही बीजेपी वाले नेता उनको मुख्यमंत्री और सबसे ईमानदार घोषित कर रहे हैं। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स, और जहां मैं तो फिर से बोल रहा हूं ना कि जहां इनको लगता है कि हमारी जमीनी हकीकत कहीं नहीं, हम कहीं नहीं है, तो बाहर के फैक्टर्स, ईडी, सीबीआई, आईटी, अभी देखिए और कौन कौन से आएंगे, मीडिया, सेंट्रल मीडिया जो है इनके साथ है ही है। आप देख लीजिए कवरेज, जो ऑपोजिशन पार्टीज और बीजेपी का परसेंटेज आप देख लीजिए, अगर कोई चैनल स्टैटिस्टिक्स करता हो इसका, तो वो आप देख लीजिए कि किसको ज्यादा कवरेज मिलता है। तो मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती, इसलिए ये कभी लेवल प्लेइंग फील्ड होने नहीं देंगे। हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए। तो इससे हमारे मंत्री जी ने कहा है कि जो आप घोषित कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि हेमंत जी को 5 महीने जेल में रखा था, मुझे 2 साल रख लीजिए, पर मैं टूटने वाला नहीं हूं। और जो बात देखिए, बिना, ये लोग बीजेपी वाली बोलती है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो बिना ऐसी बातों के कोई मन गढ़ंत बातें क्यों करेगा? क्योंकि हमने तो देखा है कि बड़े बड़े, अब चंपई सोरेन जी, क्या मजबूरी थी, चले गए, उन्हीं के राज में ये मंत्री भी थे। तो अगर ये कल्प्रिट है करप्शन के, तो चंपई सोरेन जी को इन्होंने, मुख्यमंत्री थे, स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अपनी जवाबदेही से कैसे बच जाएंगे? उनके अंडर थे ना ये मंत्री, और उनको बीजेपी ने ज्वाइन करा लिया। और उन्होंने आज तक नहीं बोला कि मेरे मंत्री कुछ करते थे, या मुझे शक था कि मेरे मंत्री पैसा ले रहे थे या करप्शन में इन्वॉल्व थे, इसलिए मैंने छोड़ के जेएमएम से चला गया। तो एक बार तो ऐसा जो इन्होंने ये जो स्वांग रचते हैं ना, इस स्वांग से अब जनता थक चुकी है। कितना स्वांग रचेंगे? अब जनता का कोर्ट में जाने वाले हैं, जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करेगी। सारी चीजें आपने बताई, आपने कन्विक्शन रेट भी बताया, रिकवरी नहीं बताई आपने कि कितना रिकवरी हुआ। चलिए वो भी पर भी आ जाएंगे। प्रतुल साहदेव साहब, आ रहा हूं, ईश्वर आनंद साहब आपके पास आ रहा हूं। प्रतुल साहदेव साहब ने पहले हाथ उठाया था। प्रतुल साहदेव साहब, एक सवाल तो ये बनता है कि एक तरफ सितंबर में आप सम्मानित करते हैं बुलाकर, झार जल योजना के तहत जो उन्होंने काम किया है, ई गवर्नेंस को लेकर आप सम्मानित करते हैं, और अब आज कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, आप छापामारी होती है उनके, तो उनकी बहन के घर में भी छापामारी होती है, आईएएस मनीष रंजन के यहाँ जो तत्कालीन सचिव थे। देखिए, ई गवर्नेंस में जो झार जल पोर्टल की परिकल्पना की थी, उसके तहत उनको अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड देश के दर्जनों आईएएस अफसरों को दिया गया था, उसके तहत दिया गया। हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, नल से जल। आपने एक खाका तैयार कर दिया इंटरनेट पे, एक अच्छा मॉडल बनाया, केंद्र को वो अच्छा लगा तो उसके लिए आपको किया, लेकिन आपकी ग्राउंड रियलिटी क्या थी कि आप बॉटम से सेकेंड लास्ट पायदान पर हैं पूरे देश में इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में। और मैं पंजाब के पटियाला से जुड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता आदरणीय अरविंदर सिंह देवल जी की बातों को सुना था। उन्होंने कहा कि जनता जबरदस्ती इसी तरीके से प्रेशर में वोट देती है। ये 3 बार जो हारे हैं ना, 3 बार राहुल गांधी जो
फेल कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में, इसकी खींच है। अब जनता का इंसल्ट ना करें। और जहां तक ईडी के आंकड़ों की ये बात कर रही है, आंकड़े कहां से आए इनको नहीं पता। ईडी को जो असली शक्तियां थी 2017 में जो पीएमएलए एक्ट था उसमें संशोधन करके उसको रेड करने की, सीज करने की, अरेस्ट करने की, डिटेन करने की शक्तियां हमारी एनडीए की सरकार ने दी थी। उसके बाद ईडी में सचमुच का टूथ आया था। उसके पहले इन्होंने तो टूथलेस टाइगर बनाकर रखा था। और कहते हैं कन्विक्शन की जो बात करते हैं तो हमारे यहां ट्रायल कोर्ट्स में यह प्रिंसिपल चलता है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक गुनहगार को, 100 बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रिंसिपल पे जो ट्रायल होता है वो चलता है। हमारे यहाँ जस्टिस बरेट जस्टिस हरेट, यानी अगर आप हड़बड़ी में किसी केस का ट्रायल कर देते हैं, जल्दी कर देते हैं, तो उसमें जो तथ्य है वो दब जाते हैं। तो अभी केसेस चल रहे हैं। कन्विक्शन रेट तो तब होता है ना जब आपने किसी केस में फाइनल रिपोर्ट दे दिया। अभिषेक, आप समझते हैं सीआरपीसी के तहत या अब तो भारतीय न्याय संहिता आ गई, उसके तहत अगर किसी ने किसी पर आरोप लगाया और उसको आरोप मुक्त कर दिया गया तब कहा जाता है कि कन्विक्शन रेट। अभी कितने केसेस में अरविंदर को बताना चाहिए वो कि कितने केसेस में अभी जो आरोप मुक्त हुए हैं, जिन पर आरोप लगा है। और बड़े कन्वीनियंटली इन्होंने जो बात की, मुख्यमंत्री की बात करते हैं जब भी, कि मुख्यमंत्री को सिंगल बेंच ने बेल देते समय कहा था कि जमीन घोटाले से इनके तार जुड़े हुए नहीं है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं आपके चैनल में, फिर से बोल रहा हूं कि इसी हाईकोर्ट के डबल बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, उनकी टिप्पणी थी, आप बोलेंगे तो मैं लाकर दिखा दूंगा, कि मुख्यमंत्री के तार सीधे तौर पर जमीन घोटाले से जुड़े हुए थे, इसलिए वो क्वॉशिंग में गए थे, केस के क्वॉशिंग को अलाउ नहीं किया था। और सुप्रीम कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का सेटल प्रिंसिपल है कि जो बेल के दौरान जज टिप्पणियां देते हैं वो ट्रायल का हिस्सा नहीं होते, उससे मेरिट और डिमेरिट नहीं होता। और ये बेल के दौरान माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा की गई टिप्पणियां थी, तो जाहिर तौर पर ये किसी भी तरीके से ट्रायल का हिस्सा नहीं हो सकती अभिषेक। और ये जितना मर्जी खुश हो जाए, अभी जिस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ उसमें ये हेमंत सोरेन जी को कह रहे हैं कि ये दोषमुक्त हो गए, तो ये शायद जेएमएम आचार संहिता होगी, माफ कीजिएगा जेएमएम का न्याय संहिता होगी, कि जिस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ उसमें ये आरोप मुक्त कर रहे हैं। और हर घर में नल से जल में तो भारी करप्शन था। और ये जो कहते हैं कि सेलेक्टिवली टारगेट किया गया, मैं तो दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ। कंबोज का बात करें, महाराष्ट्र के बड़े नेता है बीजेपी के, उनके यहाँ ईडी का रेड हुआ। दूर कहाँ जा रहे हैं, शाहबादी साहब के यहाँ ईडी का रेड हुआ था, वो पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी में। शर्मा भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा के उपाध्यक्ष थे, उनके यहाँ रेड हुआ। कई हमारे भी नेता थे, उनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई का रेड हुआ। हम देख कर नहीं करते, ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जहां आप ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर केसेस किया करते थे। यही आज जेएमएम वाले डिफेंड कर रहे हैं। और यही अरविंदर ने कहा था कि शिबू सोरेन को तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तो जब जेएमएम खुद कहती है कि उनके गुरुजी को तथ्यों के आधार पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने गिरफ्तार किया था, तब ये सत्ता में रहने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं, ये आप आराम से सोच सकते हैं। जी चलिए, ईश्वरानंद साहब आपने हाथ उठाया, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, छोटा सा एक ब्रेक ले लेता हूं। वक्त एक ब्रेक का है। शुरुआती जो बातें होती हैं वो आपने सुन ली। बीजेपी का दावा है कि झारखंड नल जल योजना, हर घर नल जल योजना में नीचे से दूसरे पायदान पर है पूरे देश में। जेएमएम कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि ये हमेशा विपक्षी नेताओं के घर पर ही ईडी क्यों आ धमकती है। बीजेपी के नेताओं के यहां क्या भ्रष्टाचार के पौधे नहीं पनपते? सियासत में, सत्ता में जो होगा, निश्चित तौर पर जांच छानबीन तो उन्हीं की होगी जब तक है। झारखंड की अगर बात करें तो दूसरे राज्यों की अलग बात है। और आजसू का बड़ा दावा है कि साहब टेस्ट से क्यों डरते हैं? अगर टेस्ट है, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई दायित्व लिया है, किसी विभाग की जिम्मेदारी ली है, तो जांच का है, जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, टेस्ट देते रहिए। रुक करते अपने अतिथियों का, चलते हैं ईश्वरानंद साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। ईश्वर साहब आप पहले अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं सवाल कर। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रतुलनाथ जी सहदेव जी ने अभी तुरंत कहा कि 3,60,000 करोड़ बजट एलोकेशन था। ये एकदम सरासर झूठ है। नहीं, मैंने कहा पूरी योजना 3,60,000 करोड़ की है, हर एक वर्ष 60,000 करोड़ दिया जा रहा है। ये गलत बनी नहीं करे, मैंने ये नहीं कहा। आपने 3,60,000 करोड़ प्रधानमंत्री ने दिया, पूरी योजना, तो पूरी योजना 6 वर्षों का आकार, 60,000 करोड़ प्रत्येक वर्ष। ईश्वर जी सुना करें मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, अब मेरी बात तो खत्म होने दीजिए ना, मेरी बात खत्म होने दीजिए। उसमें 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष किसके लिए? केवल झारखंड के लिए है क्या ये? नहीं, मैंने कब कहा झारखंड के लिए? मैंने कहा देश की घुमा फिर महत्वाकांक्षी योजना है। मैंने तो कहा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 5,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। 2019 को प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के लिए थोड़ी शुरुआत की। देश में होगा, मान लिया, चलिए आप बदल दिए,
बात अपने पर कौन बदल दिया? रिवाइंड करके देख लीजिए साहब, मुझे आपके तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैंने शुरुआत नहीं कहा 15 अगस्त 2019 शुरुआत की, आपने मुंह खुलवाया 15 अगस्त 2019 फिर आप बोले मेरे यहाँ 5,000 करोड़ की याचिका है सर। 15 आपने जो अभी सुना, जो दानिश दानियल ने याचिका डाली देश के लिए शुरुआत किया और 3,60,000 करोड़ की पूरे 6 वर्षों की योजना। ठीक है, वो 3,60,000 करोड़ से आपने 60,000 कहा, लेकिन इस बार बजट में 77,390 करोड़ का अलॉटमेंट है पूरे देश भर के लिए। का लैप्स कर जाता है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ये सिंपल बजट का और 23-24 से 0.5% ज्यादा है इस साल पिछले। झारखंड कहाँ है फिसड्डी, ये बताइए। नहीं, झारखंड किस पायदान पर? नहीं, झारखंड अभी आपने सुना कि हमारे बट्टर जी ने कहा कि भाई मनीष रंजन जी को बुला करके सम्मानित किया। अरे वो पोर्टल के लिए इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड हर लाइन पर जवाब दीजिएगा। हर लाइन पे बोलिएगा तो हम कैसे बोल पाएंगे? उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बोल लीजिए। अच्छी ट्रेनिंग है, मैं मानता हूँ, तारीफ करता हूँ। तो मेरी बात, मुझे आपसे तारीफ की आवश्यकता नहीं हुजूर। आप अच्छे ट्रेंड है भाई, आप अपनी ट्रेनिंग अच्छी है भाई, मैं मानता हूँ इस बात का। मैं जबरदस्ती का आप चाहते हैं ना कि कोई फैक्ट फिगर नहीं है। अच्छा, बॉटम से नीचे कैसे बोलने नहीं देंगे आप? बॉटम से अभी आपने कहा 356, भैया आप तो सरकार ही खरीद लेते हैं। सरकार खरीद, आप सरकार को खरीद के गिरा देते हैं। 100 बार 70 बार से ज्यादा भ्रष्टाचार की बात करते हैं भैया, भ्रष्टाचार सरकार, भैया भ्रष्टाचार प्रजातंत्र की बात करते हैं साहब। प्रधानमंत्री जी ईश्वर बोलते हैं 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है, उसके अगले दिन वो जो है सो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। स्कैंडल में आपके प्रभारी मीर साहब का नाम आया था। अरे भैया कैसे भूल गए? उनके लिए और बाद में वो बरी हो गए। प्रतुल जी, इंतजार कीजिए, देखिए जब तक अदालत फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुना दे तब तक नहीं। सोनिया और राहुल नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर है। सोनिया राहुल, अब आप बोलिए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर है। आपकी अखबार तो सही, अहमद पटेल साहब भी बेल पर थे। अखबार को मिला नहीं, मैंने इनकी सरकार, इनकी अखबार अभी 16 लाख करोड़ सिर्फ 25 लोगों का मोदी जी ने माफ कर दिया। 16 लाख माफ कर दिया। ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, हमने एमपी में जाकर वसूली करने का काम किया। ये सारा लोग इनके समय का है। नीरव मोदी से लेकर जितने लोग भगोड़े ना विजय माल्या, सबको इनके समय का लोन है। चलिए प्रतुल जी, अब एक बार उनको अपनी पूरी बात बोल रहे थे, आप नोट डाउन कर लें। आपके पास आऊंगा, आप ये व्यक्तिगत मुझ पर ना आए, जनरल सैद्धांतिक बातें करें बिल्कुल। लेकिन लाइन बाय लाइन अगर आंसर देंगे ना आप लोग तो डिबेट बढ़ नहीं पाएगा, चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं, आप सैद्धांतिक बातें करें, व्यक्तिगत आप नोट डाउन कर लेना सर, आप नोट डाउन कर लें, आप जवाब देखिए। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में, जो उसके मंत्री, तत्कालीन मंत्री को ए राजा और कनिमोजी को वहां से उठा के सीधा जेल डाला गया था। ये गट सिर्फ कांग्रेस में है, बाद में वो लोग बरी हुए कि निर्दोष है। अगर उस पर आरोप लगा, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी थी, हर बात सुप्रीम कोर्ट जांच की थी। ये ऐसे कहीं डिबेट होता है क्या? ऐसे कहीं डिबेट होता है? ये कांग्रेस ने की थी। अरे प्रतुल जी, आप नोट कीजिए ना, बोलिए, बताइएगा ना सर। अभी तो जनता सुन ही नहीं पाएगी ना। अपनी पार्टी के कितने मेरी बात प्रतुल जी, मेरी बात को समझिए। ऐसे में ना दर्शक सुन नहीं पाते हैं, वो बोल रहे, फिर आप बोलिएगा तो सुन पाएंगे दर्शक। तो मैं कह रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी का गठ था, ये सच्चाई और ईमानदार सरकार की बात थी कि वहां से केंद्रीय मंत्री और सांसद को उठा के जेल में सीधे तिहाड़ भेज दिया जाता है नॉर्थ ब्लॉक से। ये अभी कहीं नहीं एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है बताने कौन से साल की बात है ये? मुझे एग्जैक्टली साल तो नहीं याद है, लेकिन मेरे ख्याल में ये 2007 या 8 की बात होगी। तो उसी समय तो आप लोगों ने शिबू जी को बिठाया था, शिबू सोरेन जी को। देखिए वो भी तो कोयला मंत्री बात घुमा रहे हैं। मैं जो आ रहा हूं अभी उस पर आने दीजिए मुझे मुद्दे पे। दूसरी बात, अभी जैसे एकदम से किस तरीके से हमलावर होकर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, छापा पड़ गया। अरे भाई छापा पड़ा तो मिला क्या? कौन सा उसमें कन्विक्शन हो गया? कौन सा क्या हो कि इतनी खुशी मना रहे, एकदम सीना पीट रहे, एकदम ढोल बजा रहे? नहीं भैया, आप देखिए, जनता बेवकूफ नहीं, जनता बहुत होशियार हो गई राजनीतिक तौर पे भी और सामाजिक तौर पे भी और ज्ञान के मामले में भी। इंटरनेट का जमाना है, तो जो जितनी भी बातें आप बोलिए इस तरीके से बोलिए कि जनता को समझ में आए। और आप बार तुरंत बात को घुमा के 356 में ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। सवाल आपका सिंपल सा बात है कि ये जो आज था नल से जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अब आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगली मैं तुरंत 5-7 मिनट में आंकड़ा निकाल दूंगा कि झारखंड किस पायदान पे है और उसके नीचे कौन पायदान है, ठीक है, और क्यों है। चलिए, आपकी बात खत्म हो गई तो मेरा एक सवाल है सर जी। अभी नहीं रुक जाए प्रतुल जी,
इन्होंने कहा टेलीकॉम मिनिस्टर को नॉर्थ ब्लॉक से उठाकर गिरफ्तार कर दिया गया। झूठ बोल रहे हैं, वो फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर थे, वो रिजाइन कर चुके थे। टेलीकॉम मिनिस्टर रहते नॉर्थ ब्लॉक जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वहां से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब लाइव टीवी में झूठ बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, आपने राजा की बात थे, आप अब पलट रहे हैं। मोदी जी की भी बात कही थी, नहीं, राजा की गिरफ्तारी हुई जब वो गुरु जी कोयला मंत्री थे कि नहीं जिस समय गिरफ्तारी हुई? कौन? गुरु जी शिबू सोरेन। हाँ, कांग्रेस ने गिरफ्तार करवाया था। कोयला मंत्री थे ना जी, तो सरकार में शामिल थे। बिल्कुल भाई, और ईमानदार सरकार तो है कि अपने कोयला मंत्री को गिरफ्तार करवाया। फिर आपने तो ये कहा है कि इसमें भी गुरु जी को स्वीकार कीजिए कि हाँ कॉमनवेल्थ जीजा जी लंबा स्कैम। कौन सा ईमानदार? आपकी सरकार। आपने कहा जनता समझदार है, जनता समझती है। आ रहा हूं बड़ा साहब, देख लिया आपके हाथ देख लिया मैंने। जनता समझदार है, जनता समझती है। फिर आपने उससे पहले कहा कि मैया सम्मान योजना की हताशा है, हमने मास्टर स्ट्रोक लगाया 2500 रुपए करके। बिल्कुल ठीक है। क्या जनता ये नहीं समझेगी कि जब आप सत्ता में हैं तब आप 1100 रुपए दे रहे हैं, जब बीजेपी गोगो दीदी योजना की घोषणा करती है, 2100 की घोषणा कर देती है, तब आप कहते हैं कि चुनाव आयोग चले जाते हैं कि गोगो दीदी योजना को बंद कर दीजिए, नहीं तो हम जेएमएम सम्मान योजना लाएंगे। आप यहां तक जाते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अब आप कैबिनेट से पास कर देते हैं कि हम 2500 रुपए देंगे सत्ता में आएंगे। देखिए, मैंने ये करीब 10 दिन पहले के डिबेट में ये सवाल पूछा था सारे दलों से कि ये कैसी परिपाटी आप लोग सेट कर रहे हैं कि आप 1100 दे रहे हैं, वो 2500 2100 घोषित कर रहे हैं। कल हो सकता है आंसू अपना घोषणा पत्र लाएगी, आंसू कहेगी कि अगर एनडीए सरकार में आएगी तो हम 3100 रुपए देंगे। मैं जवाब दूं? फिर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाई कि 5100 रुपए देंगे। किसके पैसे? आप लोग राजनीतिक दलों के पैसे देंगे? 1 मिनट तक सवाल पूरा कर रहा हूं। राजनीतिक दलों के पैसे देंगे या जनता का पैसा जनता को देंगे? जो टैक्स भरते हैं उनका पैसा लेंगे और जो बाकी लोगों में बांट देंगे आप। जवाब दूं? हाँ बताएं जी। देखिए, जिस दिन उन्होंने 1100 रुपए घोषणा किया था उसी दिन उन्होंने ये कह दिया था कि हम तो लाखों रुपया देना चाहते हैं, 1 लाख रुपया देना चाहते हैं, उससे बहुत ज्यादा देना चाहते हैं जनता को, ये जनता का हक है। ठीक है। और फिर हिसाब लगाया गया, गणित लगाया गया, उसमें गोगो दीदी का कोई मतलब नहीं, वो तो माने फार्स था, वो सब कुछ है नहीं, वो कहीं से वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। अगर हमारा 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार लौटा दे तो हम हर एक दीदी को लाख रुपया देंगे, ऐसा भी इरादा है सरकार का, गठबंधन की सरकार का, आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही है। ऐसा भी इरादा है कि अगर 1,36,000 करोड़ लौटा दे तो 1-1 लाख रुपए हर एक साल एक दीदी को मिले, एक परिवार को। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपने पूरा पढ़ा है? क्या दिया है आदेश सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, मैंने तो निर्णय नहीं पढ़ा है सर। इंस्टॉलमेंट में देना है सर, फिर आप पूरा तो भैया इंस्टॉलमेंट में ही देना, कहां शुरू कर रहे हैं? क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? तो फिर आप एक बार में पूरा मान के जनता आप क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में देना? वो तो ठीक है, इंस्टॉलमेंट में देना है। नहीं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? रुक जाए सर, दोनों लोग रुक जाए। बीना जी भी हैं हमारे साथ। जी बीना जी। पर एक बड़ा नहीं, बीना जी महिला है, पहले मुझे महिला तो समझ रहे हैं। सम्मान करना चाहिए बीना जी। नहीं, सम्मान तो बिल्कुल करना चाहिए। सम्मान तो आप लोग दे रहे हैं सर, 1100 2100 2500 सम्मान ही तो है, 7200 सम्मान है, वो भी नहीं भूलिए। 1 मिनट बीना जी। जल सहिया 2000 या 1500, आंगनबाड़ी सेविकाएं 8000 रुपया, भत्ता बढ़ाने के लिए जो महिलाएं 365 दिन काम करती हैं उनको पैसे देने में सारे सरकारों के पसीने छूटते हैं, पैसे नहीं दिए जाते उनको। लेकिन आप घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं, सारे दल घोषणा किए जा रहे हैं कि जो महिलाएं घर पर रहेंगी, जो ना अनुबंध पे होंगी ना संविदा पे होंगी, उनको हम पैसे देंगे। क्या चाहती हैं? सारे लोग बेरोजगार हो जाएं, सारे लोग आंगनबाड़ी सेविका के पद से रिजाइन कर दें कि हम नहीं करेंगे अनुबंध पर काम, सारे संविदा कर्मी इस्तीफा दे दे कि हम नहीं करेंगे काम, और घर बिठाकर सरकार पैसे दे। जो टैक्स भरते हैं उनसे पैसे लीजिए, और जो टैक्स नहीं भरते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी छुड़वा दीजिए और घर में पैसे दीजिए। जिनके घर में 4 महिलाएं हैं और 2000 रुपए उनको जल सहिया से मिलता है, उनके यहां तो 10,000 रुपए ऐसे ही आ जाएंगे फिर मैया सम्मान से और गोगो दीदी से। तो ये सम्मान मानती है महिलाएं? ये जो मुफ्त की पैसे देने की बात मान रहे हैं ये लोग, सारे लोग कर रहे हैं, क्या ये सम्मान है? मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे कहा था कि 18 से 25 साल की जो महिलाएं हैं उनको पेंशन चाहिए या रोजगार चाहिए।
या स्वरोजगार चाहिए, इस चीज़ पे जरूर सरकार को विचार करना चाहिए था। जब भी कोई भी सरकार आती है उनको सबसे पहले अपने राज्यवासियों को क्या बनाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए, अपने कर्म पे करने के लिए कार्य देना चाहिए, ना कि उनको बेचारी और लाचार बना के वोट खरीदने का काम करना चाहिए। अभी ईश्वर जी कह रहे थे ना कि झारखंड की जनता समझदार है। हाँ साहब, झारखंड की जनता बहुत समझदार है, तभी तो उनके हाथ से उनकी थाली से रोटी छीन गई, तभी तो आपने बालू इतना महंगा कर दिया कि वो बेरोजगारी के अंतिम कगार में पहुंच गए। झारखंड की जनता समझदार है, तभी तो डाली और कुआं से पानी पी रही है। झारखंड की जनता सचमुच में समझदार है आपकी नजरों में, तभी तो जो युवती हैं जिनको हम MBA करा रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, अपना नहीं खाकर माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उन बच्चियों को आप 1000 दे रहे थे, लेकिन आपको लगा नहीं शायद महिलाएं भटक जाएंगी क्योंकि गोगो दीदी योजना का घोषणा हो गया। आपके लिए ये कोरा कागज लगता है, कल्पना लगता है, लेकिन अन्य राज्यों में तो गोगो दीदी योजना चल रही है। और जब हम सरकार में नहीं रहेंगे तो हम सिर्फ घोषणा ही कर सकते हैं, हमको तो ऑथराइज नहीं है ना कि हम दे सकते हैं। आप हैं सरकार में, आप यहाँ की जनता को समझदार समझते हैं, समझ गए कि 1000 बड़ा नहीं है, 2500 दे देते हैं। 2500 क्यों दे रहे हैं? आप दीजिए ना झारखंड की समझदार जनता को 1,20,000। सम्मान कीजिए महिलाओं का। आपका जो सम्मान योजना था, सरकार की बाकी योजनाओं की चर्चा भी योजना में आपने सरकार की बाकी जो योजनाएं हैं 10,000 की क्यों है? भैया जब आप बात कर रहे थे मैं नहीं वोटी थी। चलिए, जब आप फूलो जानो योजना लेकर आए थे, 10,000 से लेकर 50,000 तक का आपका योजना था, कितने लोगों को आपने शराब बेचने से छुड़वा दिया? कितने लोग उससे सुधर गए? आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कितने लोगों को आपने दिया? कितने लोग उससे सशक्त बने? आप तो जब आए थे तब कहे थे हम 5 लाख नौकरियां देंगे हर साल। अब आप भत्ता क्यों नहीं बढ़ा? आप जल सैया का भत्ता क्यों नहीं बढ़ा? आंगनबाड़ी सेविकाओं का भत्ता क्यों नहीं बढ़ा? मैंने उस दिन कहा था ना, भीड़ जुटाने के लिए इन लोगों को एक नया तरकीब सूझता है। पूरे राज्य की जल सैया को बुला लो और घोषणा क्या हुआ, 12,000 रुपया दिया जाएगा मोबाइल खरीदने के लिए। अभी रोज दिन जाकर वो लोग अपना मोबाइल बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हाँ हम मोबाइल पैसा आ गया हर दिन। मतलब इनको जब भीड़ जुटाना हो, सरकार का 4 साल पूरा हो गया, अबुआ आवास के लाभुकों को बुला लो। कौन ला अबुआ आवास के लाभुकों को? जो 40 आप अबुआ आवास का नाम दीजिए, हम ग्राम सभा से पारित करके उनको वहां पे प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ये झूठ बोलकर बुलाते हैं और वहां ना उनको प्रशस्ति पत्र मिला और ना ही उनका नाम लिस्ट में था। और सुनिए 1 सेकेंड, वहां पे जो आपका अबुआ आवास का जो कार्य इन्होंने करना शुरू किया, उसमें क्या हुआ, आनंद फानन में लाभुकों के अकाउंट में पैसे चले गए। इन्होंने सरकार सबसे पहले क्या निर्धारित करेगी? योग्य लाभुक को चुनेगी ना, कि आपसे रैंडमली किसी को। सरकार लाभुक तो बाद में चुनेगी, बालू देगी तब तो घर बनाएंगे। नहीं, सुन लीजिए अभिषेक जी, पहले पैसा चला गया, फिर ये देखने गए कि वो योग्य लाभुक है कि नहीं, उसके बाद उनका अकाउंट सीज होगा। वन भूमि पर घर बनने लगा। आप क्या अबुआ आवास के लाभुक हैं और वन भूमि पे आवास बन रहा है। कि कुछ दिन पहले इनको एक भूत सवार हुआ था वन पट्टा देने का। वन पट्टा देने का वो योजना कहाँ गया? आपने तो कहा था 15 नवंबर को हम देंगे वन पट्टा, कहाँ गया योजना? मतलब आप सिर्फ आनंद फानन में योजनाएं लेते लाते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा हो सके, क्योंकि आपका कार्य इतना अच्छा है ना कि अब झारखंड की जनता समझदार हो गई है। चल रहा है, कितने लोगों को लाभ पहुंचाया आपने? गलत पिक्चर कहाँ दिया गया? वन पट्टा कहाँ दिया गया? वन पट्टा देने के नाम पे पूरे गाँव में लड़ाई हुई है। वन पट्टा देने के नाम पे पूरे गाँव में बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। वीरा जी 2 मिनट, ईश्वर जी 2 मिनट, प्रतुष यादव साहब जो आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, एक सवाल भी ले लीजिए साहब, साथ में बॉल दे रहा हूं आपके, आप छक्का मारिएगा। मुझे ये बता दीजिए कि जो मोटा मोटी कयास लगाए जा रहे हैं कि कल चुनाव आयोग घोषणा कर देगा, आचार संहिता लग जाएगी, क्या आचार संहिता लगने के ठीक पहले की जो कैबिनेट होती है, इनके फैसले आगामी सरकार में लागू हो पाते हैं? पहले का क्या इतिहास रहा, कुछ रोशनी डाल दीजिए। भैया क्या होता है ना कि कैबिनेट कोई अगर निर्णय लेती है तो उसके बाद वो विभाग से होते हुए जिस संबंधित विभाग से उसको स्वीकृति होती है उस राशि की, उससे उसका नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद वो लागू होता है। ये हो पाएगा? अब ये तो सरकार बता पाएगी। आप बताइए ना सर, कल अगर आचार संहिता की घोषणा हो जाती है, मुख्यमंत्री जी इतनी हड़बड़ी में गोगो दीदी योजना के बाद कि शायद वो रातों रात ऑफिस खुलवा के करते, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं एक सभी पैनलिस्टों से आग्रह करूंगा, सिर्फ मुझे 1 मिनट शांति से सुने, क्योंकि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण एक राज्य के वरीय पत्रकार को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है इस मामले को प्रकाश में लाना चाहता हूं। देखिए, वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी के खिलाफ सरकार ने दमन का चक्र चलाया।
फर्जी मुकदमों में 9 महीने तक, अलग अलग मुकदमों में, 2 दर्जन मुकदमों में उनको जेल में रखा। अंत में हाईकोर्ट ने उनको बेल दिया, यह कहते हुए कि सरकार हमेशा अंतिम समय में एक मुकदमा दे देती है, जब भी हम बेल देते हैं तो यह भविष्य के मुकदमों के लिए भी लागू होगा। ऐसा जजमेंट बहुत रेयर आता है। आपके इस दफ्तर में पुलिस ने रेड किया और जिस तरीके से अपराधियों के साथ सुलूक होता है, सारे रिपोर्टरों के मोबाइल सीज कर लिए गए, पूरा प्रसारण ठप रहा। आज उसी वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी को ब्लैकमेलिंग का फिर से जैसी सूचना मिल रही है, ब्लैकमेलिंग की धमकी हुई जब उन्होंने स्टेट पुलिस में इस मामले को दर्ज करना चाहा, फिर स्टेट पुलिस ने आनाकानी की। और यह कोई पहला मामला नहीं है जब वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी के किसी एफआईआर को स्टेट पुलिस ने दर्ज नहीं किया हो। इससे पहले भी जो कोयला चोरी का 1,20,000 करोड़ का धनबाद के रैकेट पे उन्होंने ऑनलाइन एफआईआर किया था, वो आज तक एफआईआर नहीं हुआ। आज फिर स्टेट पुलिस ने उनके एफआईआर पे एफआईआर नहीं किया। थक हार के जहां वो दिल्ली गए हुए थे, उन्होंने दिल्ली के एक थाने में इस मामले को दर्ज कराया है। उम्मीद है कि अब तक एफआईआर हो गया होगा। तो ये सरकार चौथे स्तंभ को किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, और अरूप चटर्जी जैसे वरीय पत्रकारों का इस प्रदेश में गुनाह क्या होता है ना, वो सरकार की कारगुजारियों को दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा किस तरीके से पहाड़ों को गायब कर देते थे पत्थर की लूट से। वो दिखाते हैं किस तरीके से अमित अग्रवाल जमीन की लूट करवाते थे। वो दिखाते हैं कि किस तरीके से छवि रंजन जैसे अधिकारी प्रेम प्रकाश की सह पर यहां सेना की जमीन तक लुटवा देते थे। वो जैसे पत्रकार दिखाते हैं इस सरकार में अवैध खनन किस प्रकार हुआ। तो ये जो चौथे स्तंभ को इस सरकार ने, मुझे खत्म करने दे, चौथे स्तंभ को इस सरकार ने जिस तरीके से टारगेट किया है, ये बहुत ही पीड़ादायक है। पर वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी जी का सिर्फ गुनाह यही है ना कि उन्होंने इस सरकार को शीशा दिखा दिया, और हेमंत सरकार को अपना बदसूरत चेहरा पसंद नहीं आया। एफआईआर साहब आज नहीं किया, आज दिल्ली पुलिस में करना पड़ा उनको, फिर उनको ब्लैकमेलिंग करने के लिए। क्यों? 1,20,000 करोड़ का मुकदमा हटा ले धनबाद का, जिसमें सीबीआई किसी भी समय पी दर्ज कर कोर्ट इंटरप्ट कर गई है, कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो कोई वापस कैसे ले लेगा? नहीं, अब कभी भी पी हो सकता है जी। नहीं, पर ये राज का मैंने आपको दिखा दिया कि आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पुलिस अफसरों की हत्याएं होती है और पत्रकार सेफ नहीं है। अरूप चटर्जी जैसे सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले पत्रकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी अंतिम दम तक खड़ी किसी भी युद्ध का आगाज होता है, अंजाम होता है, 2 चीजें होती हैं, आगाज हुआ, अंजाम तक भी पहुंचेगा। ये पहला मामला हो गया। दूसरा मामला हो गया, हर व्यक्ति के एक सामाजिक जीवन होता है और एक उसका व्यक्तिगत जीवन होता है। जब सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को आप एक जगह ले आएंगे तो कहीं ना कहीं बेपटरी मामला हो जाता है, जो इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, उसका जवाब संबंधित व्यक्ति जो भी है उनको देना पड़ेगा। सच सामने आएगा, सच है तो न्यूज़ 11 दिखाएगा भी। बटर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? अभिषेक जी, पहले तो एक शिकायत है कि 54 मिनट हो गए आपकी डिबेट शुरू हुए, उसमें 40 मिनट एक पार्टी के प्रवक्ता, आप 15 मिनट के बाद जुड़े। अरे पटियाला से कनेक्शन अरविंदर थोड़ा लेट से जुड़ता है। प्रतुल जी वो जूम पे हैं, प्लीज। वो पटियाला से कनेक्टेड है तो थोड़ा उनको आवाज सुनने में दिक्कत या तो आप उनको स्टार्टिंग में ही आधा घंटा 45 मिनट बुलवा लिया कीजिए कि उनका मन भर जाए, कुछ भी जितने गुणगान करने हैं, क्या करने हैं वो कर लें। क्योंकि हम मानते हैं कि हम रीजनल पार्टी हैं, छोटी पार्टी हैं, छोटे सरकार है साहब, जिला के प्रवक्ता हैं। फिर आग्रह कर, आप मेरे आग्रह करने के बाद सुन लिया करें सर। जूम पे हैं वो, उनकी बातें देर तक ऐसे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है उनकी बात आने में। बट साहब आपको एक बात बताता हूं, जब खत्म हो जाए शो आपको लिंक भेजूंगा, आप समय सर नोट कर लीजिएगा एक बार। मैंने इस शिकायत को दूर करने के लिए काफी रास्ते निकाल लिए हैं, इसीलिए अब ये शिकायत आप लोग नहीं कर सकते, नहीं तो मैं पढ़ के बताने लगूंगा दर्शकों के सामने। आप बात पूरी करें सर। होता क्या है कि फ्लो में बात जो वो उठाते हैं वो उसका जवाब देना रह जाता है। ये आप लोगों की प्रॉब्लम है सर, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है कि उनका फ्लो मेंटेन रहता है, आप फ्लो से भटक जाते हैं। इसमें मेरी गलती नहीं, समय मैं बराबर देता हूं। नहीं, ये गलत बात आप बोले सर, दूसरे तरफ चले जाते हैं, दूसरे तरफ चले बोले नहीं। अगर चौथे स्तंभ पे हमले की मैं बात कर रहा हूं तो ये प्रजातंत्र से जुड़ा मामला है साहब, इससे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन हो सकता है? चलिए बट साहब को एक बार, बट साहब आप कहना क्या चाह रहे हैं, पॉइंट पे आ जाए सर। क्या चाह रहे हैं, पॉइंट पे आ जाए सर। मैं आपको एक ये है जल जीवन मिशन की स्क्रीन है, वेबसाइट है जहां पर आंकड़े दिए हुए जो इन्होंने बड़े है ना
बड़े बड़े ये क्लेम कर रहे थे, तो झारखंड जिस लिस्ट में है जिसमें 50% कम से कम घरों को, हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन मिला, कहाँ ये दिखा रहे, उसमें किसको उत्तर दिखा रहे, प्रदेश है, खुद दिखा झारखंड रहे, के ऊपर क्या जस्ट समझ ऊपर रहे? उत्तर प्रदेश, ये असम, तो मेघालय, गलत बात छत्तीसगढ़, है। और झारखंड के नीचे देखिए कौन सा प्रदेश है कौन जिसके सा? 15 तो साल के खुद देख रहे मुख्यमंत्री हैं। हमारे झारखंड के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश। खुद अब देख आप रहे बोलिएगा हैं, खुद समझ राजस्थान, रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि आंकड़े कहां से लाते हैं, इसलिए मुझे ये स्क्रीन खुद शेयर कहाँ करना से? पड़ा आपके साथ। हमें तो नहीं दिख रहा, नहीं आ रहा है। चलिए, दरअसल आप स्क्रीन जो शेयर करेंगे ना बटर साहब, तो वो ब्लैंक हो जाता है, वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगा, आपको दूसरे मोबाइल से दिखाना पड़ेगा। आंकड़ा बता दीजिए, विंडो पे ले। अपने दर्शकों को प्लीज बता दीजिए कि जल जीवन मिशन के वेबसाइट पे जाके देख लें स्टेट वाइज, नीचे से उसके नीचे मध्य प्रदेश है, राजस्थान, जी बिल्कुल। 15 साल वहां के मुख्यमंत्री हमारे बीजेपी के प्रभारी हैं। नहीं होगा। अरविंदर से आप अपेक्षा नहीं कर सकते वो झारखंड के बारे में बताए, पंजाब के बारे में कुछ नहीं, ऐसा नहीं प्रतुल जी, ऐसा नहीं। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता पटियाला से जुड़े हुए, ठीक है सर, ये तो उनका डेडिकेशन है, वो कहीं भी वो वक्त निकाल के जुड़ते हैं। 1932 के खतियान की बात करते हैं, भूमि पुत्रों की बात करते हैं, पटियाला से प्रवक्ता केवल डाइवर्ट करते हैं और कौन से बात करते हैं, और ये आंकड़े दे रहे हैं। ऐसा है प्रतुल जी, बोलने दिया जाए कि कुछ चैनल सबके फ्रेंडली अरे लगते हैं, आप तकिया कलाम से इससे आगे है बढ़ेंगे कि कई लोगों को दिया अच्छा जाए। नहीं लगता हो, लेकिन भट्टर साहब अपना वक्त निकालते हैं, कहीं भी होते हैं। इनफैक्ट अगर फ्लाइट में नहीं होते हैं तो उसी समय नहीं निकालते, नहीं तो जुड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं उचित प्लेटफॉर्म पर, सुनते भी हैं। नहीं, हम भी इसकी सराहना करते हैं कि अरविंदर पूरे तरीके से पंजाब शिफ्ट कर गए हैं, फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा ये पर्सनल है, पर्सनल है। अभिषेक जी, अरे नहीं होना चाहिए। चलिए, हाँ, डेटा आ रहा हूं बड़ा साहब, डेटा दिखाना या फिर कितने पायदान पे झारखंड है, इन मुद्दों पे अगर हम बात करते हैं वो भी नहीं दिखाया। तो एक बात मुझे बता दीजिए कि इन मुद्दों पे बात करके, ठीक है बटर जी दिखा रहे हैं, हो सकता है उनका डेटा सही भी हो, मैं भी हो सकता है वेबसाइट में दिखा रहा होगा, लेकिन मुझे ये बता दीजिए ना, क्या झारखंड की जनताओं को पानी मिला या सिर्फ पेपरों में रह गया? पानी मिला क्या झारखंड की जनता को? और मैं एक चीज और पूछ लेना चाहती हूँ साथ ही साथ, क्योंकि भैया दूर बैठे हैं, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है ना जिस लिस्ट में है, तो उसमें लिस्ट में दिखा रहे हैं, गलतफहमी तो नहीं कर रहे हैं। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि हम सबसे टॉप पे 100%। सर, प्रैक्टिकली आपसे पूछ रही हैं, आप झामुमो से जुड़े हैं, आप लोग गांव की पार्टी है ना सर, आप लोग तो गांव की पार्टी है, आदिवासियों की सुनते हैं, गांव वालों की सुनते हैं। क्या गांव गांव पानी पहुंच गया? इनके नेताओं को बोलिए ना, गांव में जाकर नल चला कर गांव गांव पानी पहुंचा। एक और आंकड़ा आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लैंक हो जाएगा, स्क्रीन मत शेयर कीजिएगा, ब्लैंक हो जाएगा। लाइव दिखाइए कहां पानी मिला है, आप बताएं सर। देखिए, चुआ से अभी भी आदिवासी कई इलाकों में पानी पी रहे हैं, पहाड़िया जनजाति, जो पाकुड़ जिला है, पहाड़िया जनजाति जो महत्वपूर्ण सवाल है बट साहब, जो महत्वपूर्ण सवाल है मुझे वो दो दिखाई दे रहे हैं आज। पहला सवाल यह है कि क्या वास्तव में पानी गांव गांव तक पहुंच गया, और दूसरा सवाल यह है कि जेएमएम क्या मानती है, क्या जल जीवन मिशन योजना में घोटाले नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचार नहीं है? देखिए, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग साफ धुला हुआ है। ईडी तो बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं, दिखा दें, ईडी प्रूफ करके दिखा दें कि घोटाले हुए हैं। हम तो, ये आंकड़ा हमारा तो नहीं है, ये केंद्र सरकार मान रही है ना कि 50% से कम हाउस होल्ड में झारखंड 5th रैंक पे है, मध्य प्रदेश और गलत मैं तो नहीं बोल रहा, सरकार की वेबसाइट बोल रही है। दिखाइए साहब, ये सर, ये वेबसाइट है अरविंदर सिंह देवल, ये वेबसाइट है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सर, आप स्क्रीन ना शेयर करें, ब्लैंक हो जा रही है स्क्रीन। सर, आप स्क्रीन पे अपने खुद पे लें स्क्रीन को। चलिए, प्रतुल साहब ने वो सुन लिया, प्रतुल साहब ने नोट कर लिया, वो एक बार देख लेंगे। ईश्वर आनंद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। आ रहा हूं बड़ा साहब। आदरणीय सुदेश महतो जी की पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी जी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी के यहाँ से 14 करोड़ रुपया कैश मिला था छापे में। कैश मिला था, कैश, बिल्कुल कैश मिला था। गलत बोल रहे हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी के आप सचिव के यहाँ से पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, 14 करोड़ रुपया कैश मिला था। अगर आपको
डेट कुछ नहीं पता। FDs मिला था, कैश नहीं मिला था। किसका रेट था सर? नहीं, कैश मिला था। चंद्रप्रकाश चौधरी जब पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री थे, मुझे याद है, मैं चैलेंज करता हूं, कैश नहीं मिला। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, अगर गलत हो गया तो मैं आना छोड़ दूंगा डिबेट में। हाँ ठीक है, ये आना छोड़ देंगे। अभिषेक आप गूगल करके देखे, 14 करोड़ कैश, 14 करोड़ रुपया कैश में, कैश, 14 कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ कैश, नोट सिर्फ कैश, अदर इंस्ट्रूमेंट। हाँ, नो अदर इंस्ट्रूमेंट, नॉट फिक्स्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, नॉट अकाउंट, कैश, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। ये कब की बात बता रहे ईश्वर साहब? जब वो चंद्रप्रकाश चौधरी जी नहीं, पर इसका आज के डिबेट से क्या लेना देना? कैसे नहीं लेना देना? क्यों नहीं लेना देना? मतलब आज कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं लेना देना? पेयजल स्वच्छता में भ्रष्टाचार की बात हो रही है, क्यों नहीं लेना देना? आपने मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा, आपने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया? आपने उस समय क्यों कहा गया? टॉफी घोटाला, टी-शर्ट घोटाला, 5 वर्षों से तो आप है। अभिषेक देखिए, आज तक ये इन लोगों ने इन सवाल को क्यों नहीं उठाया? 5 साल हो गए, उठा रहा हूं ना, अभी उठा रहे मैं बता रहा हूं ना। जब पेयजल की बात उठेगी, ये बात उठेगी, पहले क्यों नहीं उठाया आपने? आज से जब पेयजल की बात उठेगी, भ्रष्टाचार की बात उठेगी, तो ये बात नहीं उठेगी। पहले आपको जब अपना आईना दिखाया जाता है तब आईना आपको बहुत मिर्ची लग रही है मैडम, देखिए जी। नहीं, मुझे मिर्ची आप निकाल के देख लीजिए, बताइए, आप निकाल के देख लीजिए। आपने आज से पहले दिखाइए अभिषेक जी, अगर आपके पास कोई डेटा है तो बताइए। पीसीआर की टीम एक बार चेक कर लें, पीसीआर की टीम एक बार चेक कर लें। चंद्रप्रकाश चौधरी साहब के, चंद्रप्रकाश चौधरी के पीएस के यहाँ छापामारी में कैश रिकवरी बता रहे हैं 14 करोड़ की कैश, वो भी 14 करोड़ कैश, कैश। तब तो मैं गई हूं। जब तक कैसे पता है? मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं कि आज मुख्य मुद्दा था मिथिलेश ठाकुर के करीबियों के यहाँ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, और ईडी पे अरविंदर जी ने कहा, पटियाला से जो जुड़े हुए हैं, उनका स्पष्ट मानना था कि ईडी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। साहब आपको कैसे पता वहां पटियाला में बैठकर कि ईडी की छापेमारी खत्म हो गई? ईडी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करती है पूरे छापामारी खत्म होने के बाद। छापामारी के दौरान कोई लिंक मिलता है, फिर उस लिंक पे भी छापेमारी होती है, तो ये लिंक तो हुआ ही नहीं है। तो अभी तक कैसे कोई, कि अगर मान लीजिए इन केस ये जो कह रहे हैं, अगर 1 मिनट के लिए सत्य भी हो गया, मैं हमेशा इस बात को दोहराती हूं, 5 साल से सरकार में गलत करता है तो क्या आपको ऑफिशियली ऑथराइज हो जाते हैं कि आप भी गलत करें? क्या ऑफिशियली आपको छूट मिल जाती है कि आप भी गलत करें? नहीं, गलत करें, मैं मानती नहीं गलत था वो, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि एकदम आप बोल रहे हैं, आपका मानने का बात है। न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे नहीं बताया गया, मेरे नॉलेज में नहीं है इस तरह का कोई, कि अगर इस तरह का कुछ घटना घटी है। आप लोग दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, मैंने तो बस इतना कहा, डेटा क्यों दिखा रहे हैं? आप चल के गाँव में दिखा दीजिए ना, किस गाँव में पानी चल रहा है। आपके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, मैया सम्मान योजना में आप दिखा रहे हैं, तो आप दिखाइए किस योजना में आपने कहाँ पे पानी दिया है नल में। अरे वहां के लोग गाड़ी से पानी पी रहे हैं, विकलांग दिव्यांग सब लोग खेत गाड़ी जाकर पानी ला रहे हैं। सवाल पूछने का अधिकार है विपक्ष का, विपक्ष आईना होता है लोकतंत्र का, और जब पूछेगा तब आप फ्लैशबैक में जाएंगे, उससे भी फ्लैशबैक में जाएंगे, तो फ्लैशबैक में बहुत सारी और चीजें घटना घटी है, उस पर डिबेट कर लीजिए एक दिन। दरअसल समस्या यह है कि रेड मारिए, अगर गूगल पर रेड सर्च कीजिए तो केवल ईडी की रेड और झारखंड के जो है सत्ता में जो शामिल है भी उन्हीं के यहाँ की छापेमारी निकल कर आ रही है। चलिए इस पर मैं एक बार वर्क कर लूंगा सर, निश्चित तौर पर ईश्वर जी ये मेरे दिमाग में रहेगा, मैं आपको बता भी दूंगा। ये बड़ा आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। आप अपने मित्र बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल जी को ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, तसीन पूनेवाला जैसे लोगों को औकात बता दी कि दिल्ली में बैठ के राज्य की बातें मत किया करो, उसी राज्य में रहा करो, तब बात बोलो। तो आज तक जितने भी मीडिया पे उनके जो डिबेट्स और व्यूज आते हैं, तो उसको बीजेपी ने सिरे से ये कर दिया कि उनको बोलने का हक नहीं है। वैसे बकबक करते हैं बैठ के मीडिया पे, आप हर बात पे जवाब देते हैं प्रतुल साहब, आप हर बात पे जवाब देते हैं सर। तो आपने उनको इतनी बार कहा, एक बार उनको भी अपनी बात पूरी करने देंगे ना सर? आप एकदम क्रॉस कर देते हैं। बोले बड़ा साहब, बोले बड़ा साहब। दूसरी बात, प्रतुल जी ने एक बात कहा था कि हमारे देश का है कि कोर्ट का सिस्टम है कि 100 गुनाहगार बच जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, पर इन्होंने तो 100 गुनाहगारों को माफ कर दिया, सही में सही चितात कर दिया। भाई अजीत पवार हो गए, हेमंता बिस्वा शर्मा हो गए, नारायण राणे जैसे लोगों को माफ कर दिया इन्होंने, और एक बेकसूर। हमारा देश का सिस्टम है कि यू आर
इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो जिसपे ट्रायल चल रहा है उसको उन्होंने मामला prove ही अंडर कर दिया ट्रायल कि में ये बेकसूर guilty नहीं होते। है। हेमंत जी पे तो ट्रायल चल रहा है ना। अंडर ट्रायल तो है, ट्रायल का केस क्या सुनने माने वाले कि वो ट्रायल दोषी है? में अब बेकसूर कैसे करें? आप कोर्ट बन गए, ये जज जूरी एग्जीक्यूटिव सब आप ही बन जाएंगे, अब फैसला भी सुना देंगे, ये जज का काम है। क्या मिथिलेश ठाकुर को कहा देखा? हमने कहा तो पानी का पानी हो जाएगा। मिथिलेश ठाकुर पर अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो साफ हो जाएंगे, पाक साफ निकल जाएंगे। लेकिन ये कहना कि बीजेपी में शामिल होने के लिए वो तैयार नहीं हुए, एक वर्ष से क्यों चुप थे मिथिलेश जी? ये अचानक आपको आकाशवाणी कहां से हो गई कि बीजेपी ने आपको ऑफर किया? अगर ऑफर किया तो मैं लाइव 12 करोड़ 54,23,337 रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया फिक्स था डिपॉजिट मनोज सिंह ने, कैश से कह रहे थे जिस समय वो थे, और एसीबी ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी, उनकी संपत्ति में बेतहासा वृद्धि हुई थी मनोज सिंह जी की, उनके दोनों भाइयों की संपत्ति में भी। इन्होंने कैश इस मामले में 14 एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया था और छापामारी की गई थी इस मामले में। हाँ बड़ा साहब, आप अपनी बात पूरी करें सर। मेरी बात यह है कि बार बार प्रफुल्ल जी ईडी को और ये बोल रहे हैं कि नहीं वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम करिए, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। और जब शिबू सोरेन जी की बात आती है तो हर बार बोलते हैं कांग्रेस ने उनको जेल भेज दिया। उस समय सीबीआई और ये पिंजरे में कैद होता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, नॉन बायोलॉजिकल सीबीआई का केस था, सीबीआई को पिंजरे में कैद होता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2013 में। जाकर गूगल करके देख लीजिए, उस समय एजेंसियां आपके कांग्रेस दफ्तर से चल रही थी। झूठ बोला जाता है, कैसे झूठ बोल रही है? इतनी सफाई से झूठ बोला जाता है। ये सुन लीजिए, हरिश्चंद्र जी से सुन लीजिए कि सच्चाई क्या है। पूरा देश जानता है कि सीबीआई को पिंजरे में कैद होता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नहीं, आप ऐसे पहले स्वीकार कीजिए कि प्रधानमंत्री जी अजीत पवार को बोला था ना कि भ्रष्टाचारी है, आपने स्वीकार कीजिए, सोरेन को जेल भेजा था, के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं नारायण के बारे में, अजीत पवार को जेल में भेजने वाले लोग बात है, आज उन्हीं के साथ सत्ता में और हमसे कह रहे। देखिए 25 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया जिनके पर केंद्रीय एजेंसी का केस चल रहा था। सिर्फ 3 लोगों का केस फाइनल रिपोर्ट हुआ है अदालत की अनुमति से, और उसमें अजीत पवार शामिल है और ना ही उसमें आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि 2013 में मनोज कुमार सिंह जो बताया, उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जब सचिव थे, उनके खिलाफ एसीबी ने छापेमारी की थी। 14 से 19 तक आपकी सरकार थी, जेल क्यों नहीं भेजा आप लोगों ने जांच कर? मैं भी यही पूछना चाह रही थी। तो प्रतुल जी बताएंगे ना, बीजेपी की सरकार थी, आपकी सरकार थी मैडम, देखिए एसीबी आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर जेल क्यों नहीं भेजा गया। देखिए एसीबी ने मामला दर्ज किया, उनके छापेमारी हुई, मामला चल रहा है, जिस दिन वो दोषी सिद्ध होंगे जेल जाएंगे। पर ये अभी भी तो यही कहा था कि ईडी के छापामारी हुआ, किसी को तो जेल नहीं भेजा जा रहा। मुझे बोलने दें, इन्होंने क्या क्या घोटाले का आरोप लगाया था, टी शर्ट घोटाला, टॉफी घोटाला, पता नहीं कौन, मोमेंटम झारखंड 5 वर्ष से सोए हुए थे साहब, कि खाली लूटने में लगे हुए थे। उसका जवाब दीजिए ना, बालू से तेल निकाल लिया। अभिषेक जी ने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना भाई। के अभिषेक जी ने जो सवाल किया या जेल में क्या किया, तो इसलिए कह रहे ना, अरे भाई उसका जवाब दीजिए ना। हमारे यहाँ लीगल सिस्टम सवाल किया तो 3 महीने के भीतर हमारे पूरे कैबिनेट को जेल भेजने की बात कही थी। अब तो 5 वर्ष में आपकी विदाई की वेला आ गई। दीजिए आप ईमानदार पत्रकार, उनको सवाल किया ना, क्या थे अभिषेक जी ने सवाल किया, जेल भेजा। ईमानदार पत्रकार आपकी सरकार ने एक ईमानदार पत्रकार, वर्गीय पत्रकार अरूप चटर्जी को जेल भेजा, और अभिषेक जी शर्म कीजिए, वो उन्हीं का पैनल है जिसको आपने जेल भेजा। आप क्या कर रहे थे? वो बड़ी होकर निकले, कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? आप तो पत्रकारों को टारगेट करने वाले लोग हैं। आज भी आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया, राज्य सरकार ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं किया। नीति जो है ना, ये देश का संभवतः 1,20,000 करोड़। बीना जी कुछ कहना चाह रहे, बीना जी बोले। मैं अभी जैसे ये डंके की चोट पे कह रहे थे कि कैश प्राप्त हुआ था, ठीक है, बिल्कुल कैश प्राप्त हुआ था, कैश प्राप्त नहीं हुआ तो भी 14 करोड़ बोले थे, तो वो तो कैश प्राप्त नहीं हुआ था। ईश्वर जी कृपया फोन का इस्तेमाल ना कर सर, और बिल्कुल आप स्क्रीन पर और उनपे अगर केस दर्ज हुई है तो वो केस ट्रायल पे है, उन पे जब सजा होगी तब तो कोई माफ नहीं करा सकता है अगर वो दोषी साबित होंगे। आते आते सबसे पहला लाइन मेरा क्या था, ईडी एक टेस्टिंग सेंटर है, टेस्ट हो रहा है, आप अगर गुनाहगार होंगे तो सजा होगी, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आते आते भी तो यही कहा था, मैंने तो बस इतनी सी कही, मैं इतना सा बात बोली थी कि आप जो डेटा दिखा रहे हैं वो डेटा अपने पास रखे और जो जनता है उसको दिखा दे कि कहाँ पे पानी सप्लाई हुआ। ये जवाब देने के बजाय इन्होंने ये हुआ बोलकर इस जवाब आलमगीर साहब के नौकर के यहाँ से पैसा मिला, आलमगीर साहब जेल में है। सुनिए,
और ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में करोड़ रुपया मिलता है। चार्जशीट में लिखा है कि उस लोग कि संजीव कुमार ने पैसा रखा और संजीव कुमार ने कहा आलमगीर आलम का पैसा बात ये ईडी के चार्जशीट में। आप बोले तो ईडी तो है ही आपका तोता, मैं तोता है भाई, बोल रहे हैं डिबेट आज घर में बढ़ रहा है, आपको बीच में तोता है ना। चलिए, ये आप लोग सीबीआई ईडी को इस तरीके से आप लोग टारगेट ना करें सर। केंद्रीय एजेंसियां देश की जनता के लिए एक विश्वासप्रद एजेंसी है। आप लोग इस तरीके से कोई भी दल, चाहे बीजेपी कहती हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले, आज कांग्रेस और जेएमएम कह रही है, लेकिन एजेंसियां हैं, एजेंसियां को अपने काम करने के लिए स्वतंत्र रहने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। बड़े साहब बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रतुल जी के स्टेटमेंट को जनता को बताना चाहता हूं कि इनके नजर में अगर कैश पकड़ा जाता है तो वो चोरी है, एफडीज पकड़े जाते हैं तो वो चोरी नहीं है। 14 करोड़ का अगर एफडी पकड़ा गया तो वो इलीगल नहीं है। सीता सोरेन के यहाँ भी एफडी पकड़ा गया था, यही प्रतुल शाहदेव गिना रहे थे कि बहुत शरीफ थे उनके पापा, ससुर जी या फादर, आप बताइए, इन्होंने आपके सांसद लगातार बैंक अकाउंट में रख लिया था सांसद रिश्वत का। प्रतुल साहब आप लगातार बोल रहे हैं सर, थोड़ा अब आप आखिरी एकदम आखिरी पड़ाव पे हैं हम लोग, थोड़ा सा सब लोग अपनी बातें पूरी करें। पेश करने हैं तो हल्ला ही करेंगे। यही प्रतुल जी आपके चैनल पे बोल के गए थे कि सीता सोरेन जी के फादर बहुत शरीफ थे, उन्होंने चुपचाप रिश्वत के पैसों की एफडी कर ली थी। मनोज सिंह की एफडी पकड़ी गई तो वो चोरी नहीं है। जनता को पहले सोरेन परिवार ने टारगेट किया अपनी बहू को, अब पैसा लेना है करवा रहे हैं, और ये तो प्रवक्ता भी नहीं है। तो अब आप बता दें कि किस तरीके का, अगर वो भारत के अतिथि है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा सम्मानित शब्दों में नहीं, प्रतुल साहब ये हमारे अतिथि है। प्रतुल साहब आप, मैंने फिर कहा, आप नोट कर लें। दूसरी बात, आप बार-बार ये बोल रहे हैं, आप जो बार-बार प्रतुल साहब आप जो बार-बार कह रहे हैं पटियाला से, आप बार-बार कह रहे हैं, ये हमारे अतिथि हैं। 1000 बार वो हमारे अतिथि हैं साहब, हमारे निमंत्रण पर वो जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे अतिथि हैं साहब, सम्मानित अतिथि हैं। सीता सोरेन जी एक आदिवासी जो महिला है, ऐसे में दर्शक आपको, सोरेन परिवार ने टारगेट किया, आपको नहीं सुन पाते, पाते, प्रवक्ताओं और नेताओं से टारगेट करवा लिया साहब। ऐसे में दर्शक आपको भी नहीं सुन पाते और उनको भी नहीं सुन पाते। मैं आग्रह कर रहा हूं, थोड़ा सा आखिरी पड़ाव पे है ना सर, हर बात पे ही क्रॉस कर रहे हैं ना आप, थोड़ा सा सर। सीता सोरेन को आपको सीता सोरेन वाले बात पे भी समस्या है, आपको मनोज सिंह के बात से भी समस्या है। बिल्कुल समस्या है, मनोज सिंह जिस दिन दोषी हो उनको जो सजा दे, कोई बात नहीं, चले सर, उनको बात पूरी करना है। बट साहब जल्दी बात पूरी करें, आखिरी पड़ाव पे है, 1 मिनट में बात पूरी करें सर। एग्जाम्पल है कि खाली बर्तन ज्यादा बचता है, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट्स फिगर नहीं है, हल्ला करके डिरेल करना डिबेट को। तो हमारे मित्र से सीखे कोई कि कैसे डिरेल करना है, जब तथ्य सामने फंसने लगते हैं तो हल्ला सैद्धांतिक बात करें। प्रतुल साहब आप व्यक्तिगत बोल लीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास, बोले। और भाई मैं पटियाले में रहूं, मैं अमेरिका में रहूं, अगर चैनल मुझे इनवाइट करता है मेरी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मैं करता हूं। जिस दिन चैनल बंद कर देंगे मैंने पक्ष रखना, मैंने कहा। और आपकी पार्टी ने आपको ऑथराइज कर रखा है सर, ये भी बताएं कि आपकी पार्टी ने आपको ऑथराइज कर रखा है। नहीं, ये चैनल तब आपको बोलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रीजनल पार्टी, उसके प्रवक्ता पटियाला से जुड़ते हैं, सैल्यूट। चलिए बढ़ रहा, बात पूरी कर। देखिए वही मैं बोल रहा हूं ना कि इनको जब कुछ नहीं मिलता है डिरेल कर देते हैं। आपने पूछा कि एफडीज लेना ठीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा लेना कॉन्ट्रैक्ट देके वो ठीक है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भाई ठीक है, ईडी ने छापामारी किया, हमारे मंत्री ने कहा है कि अगर आपको कुछ गलत पकड़ मिलता है तो चलिए जेल लेके चलिए, ट्रायल फेस करेंगे, हम जनता के कोर्ट में भी फेस करेंगे, देश के थोड़ा क्रॉस सब बोल रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं जल जीवन मिशन झारखंड में ठीक से चल रहा है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं तो बोल ही रहा हूं कि 50% से कम हाउस होल्ड को घर में मिला, वो तो इसमें है ही है। तो उसमें जब डेटा ही सामने है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि नहीं 100% को मिल गया। मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं 100% को मिला। बट केंद्र सरकार कैसे बोल रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं झारखंड में, क्यों दे रही है बीजेपी की सरकार? सर ये तो सवाल बनता है ना कि जो फंड मिला है उससे जितने घरों को लाभान्वित होना था उतने घर आज तक नहीं हुए। जांच तो इसी की बात है, और पैसा नहीं है बंद में, पैसा फंड में नहीं है, पैसा डाइवर्ट हुआ। अभी आप देखें, अभी आपके पैसे दूसरे जगह डाइवर्ट हो गए, 107 करोड़ रुपए डाइवर्ट हो गए हैं। अभी आप आरसीडी की हालत देखें, 106 करोड़ ऊपर जाकर टेंडर किया गया है। हर विभाग में तो सर वही कहानी चल रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि सर करप्शन नहीं है।
डिबेट में है, टीवी डिबेट में। मैंने तो कभी नहीं कहा करप्शन कर नहीं था। चलिए बात जल्दी पूरी करें सर, 1 मिनट में 30 सेकंड में बात पूरी करें बट साहब। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बोल रहे हैं कि फंड खा गए और नल का कनेक्शन नहीं लगा तो ये सरासर गलत है। कितना फंड जो केंद्र सरकार ने दिया है उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ आप आंकड़ा निकाल लीजिए ना। अगर 100% यूटिलाइजेशन दिखा के अगर लोगों को घर में पानी नहीं मिला तो ये क्रिमिनल है। ऐसे पदाधिकारियों और ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए, मैं भी मानता हूं। चलिए बहुत मंत्री प्रदोष साहब, अब मुझे एक शिकायत आप सीधे सीधे बताइए, आपकी बारी है, 1 मिनट में बात पूरी कीजिएगा। मुझे बताइए जल जीवन योजना मिशन योजना में क्या समस्याएं आई हैं? आपने कहा दूसरे पायदान पर है, उन्होंने जो जल जीवन मिशन की वेबसाइट दिखाई है उसमें 5वें पायदान पर है। नहीं मैंने देखा, मेरे स्क्रीन पर आ रहा था, 5वें पायदान पर दिख रहा है झारखंड, 7वें पायदान पर मध्य प्रदेश भी दिखाई दे रहा है। आप मुझे ये बताएं झारखंड में क्या गड़बड़ियां मिली हैं जल जीवन मिशन योजना में? क्या कुछ नजर आ रहा है झारखंड में? क्या ज्यादा पैसा ले लिया गया है? केंद्र सरकार ने हेवी फंडिंग की झारखंड सरकार को, उस केंद्र सरकार के पैसे को खर्च कर दिया गया। राज्य सरकार का जो अंशदान देना था कहीं कहीं दिया गया, कहीं कहीं नहीं दिया, लेकिन जो पाइपें बिछी उससे नल में जल नहीं आता है। तो ये क्या रियलिटी चेक है? इसी में हम कहते हैं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, केंद्रीय पैसे का भ्रष्टाचार हुआ। और यकीन मानिए आज ईडी की एंट्री हुई है, कल सीबीआई की भी होगी, क्योंकि ये कई राज्यों से जुड़ा मामला होगा। अगर राज्य सरकार ने फंडिंग की है स्टेट की 4,000-5,000 करोड़ का क्वांटम, तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये योजना नहीं चल पाई तो इसके अंतरराज्यीय कनेक्शंस होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी कई जगह पे, बड़े बड़े ठिकाने। अभी तो शुरुआत है साहब, ये मानिए ये बहुत बड़ा घोटाला है। जिस तरीके से वरीय पत्रकार अरूप चटर्जी ने देश का संभवतः सबसे बड़ा घोटाला 1,20,000 करोड़ का धनबाद में इलीगल स्कैम को एक्सपोज किया था, शायद आज हम भी बैठकर एक जो हर घर में नल से जल स्कीम है उसके भी स्कैम पे चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में एक और बड़ा स्कैम होगा। इस सरकार में इनको कोई अंतर नहीं पड़ता है स्कैम। ईश्वर आनंद साहब, ये सरकार और स्कैम तो पर्यायवाची। ईश्वर आनंद साहब, ये तो सच है कि अगर सेंट्रल का फंड है, सेंट्रल की स्कीम है और आपको अपने मत का पैसा देना है, जो पीएम आवास योजना में भी सामने आया कि पैसा नहीं दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना में भी सामने आ गया कि पैसा उड़ जा रहा है, पैसा भुगतान नहीं हो रहा है। ये क्या है सर? राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच की दूरियों के बीच जनता को क्यों पीस रहे हैं? देखिए आप बहुत सारा आप भी इल्जाम लगा दिए इनके। नहीं इल्जाम नहीं सर, मैंने एक बात उठाई, कहा जो मुद्दे उठे हुए हैं। ठीक है, स्वीकार करता हूं कि नल से जल जो स्पीड होना चाहिए था, जितने घरों में पानी पहुंचना चाहिए था नल से, नहीं पहुंचा। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि फंड को, 2 बात इन्होंने कहा हमारे मित्र ने। पहली बात इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ इसलिए नहीं पहुंचा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि फंड को डाइवर्ट कर दिया। तो मैं मानता हूं कि ये हो सकता है कि फंड को डाइवर्ट कर दिया गया हो या फंड बचा हुआ हो और अभी वक्त है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार के खाते से जब पैसा निकल जाता है, केंद्र ने यहाँ भेजा और यहाँ से फिर विभिन्न जिलों में जाएगा और उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसको किया जाएगा। एक सवाल मेरा भी बनता है कि जब 24 साल में 17 साल इन्हीं की सरकार है तो इन्होंने क्या डेवलपमेंट? अब उस मुद्दे पर बाद में आऊंगा सर, क्योंकि मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा है। आप ये जरूर कह दें कि नल जल योजना की स्पीड धीरे धीरे रही है, आप ये कह रहे हैं। मैं आपको 2 नाम बताता हूं, अभियंता है, एक निरंजन कुमार, एक चंद्रशेखर जी। इन दोनों की स्पीड बहुत तेज है सर, कभी जांचिएगा। एक लाइन और, एकदम इनकी स्पीड बहुत 17 साल वाला और ये लोग हर सरकार में तेज रहे, ऐसा नहीं आपकी सरकार। एक लाइन, लास्ट लाइन, हाँ जल्दी बोलो। कि 1,36,000 करोड़ का जो इस साल का हिस्सा था, हाँ वो तो आप लोगों ने बैनर पोस्टर भी लगवा दिए। तो वो अगर आ जाता तो शायद जनता तक और भी बहुत सी योजनाएं और प्लस जो लास्ट बहुत सी योजनाएं जो हमारी हैं, जो अभी हमारी सिस्टर ने बताया कि नहीं चल रहा है, बंद हो गया है, ये गलत बात है। मतलब पैसा नहीं है? नहीं, पैसा है, सब चल रहा है। देखिए पिछली सरकार में, रघुवर जी की सरकार में, ये जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को लाठियों से पीटा गया था, मत भूलिए उसको। वक्त समाप्त, शिक्षक कि नल जल हर घर नल जल जीवन योजना जो है, जो मिशन है, ये मिशन झारखंड में सुचारू रूप से नहीं चल रहा। जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए?
जिम्मेदार तो सरकार ही है, वर्तमान सरकार। और सरकार चूंकि मानती है कि झारखंड की जनता बहुत समझदार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी समझदारी दिखाते हुए इस बार झारखंड की जनता अपने अधिकारों के लिए वोट देगी, अपने बेरोजगारी के लिए वोट देगी, अपने सुरक्षा के लिए वोट देगी, अपने नल जल योजना के लिए वोट देगी। और इनको जो लग रहा है कि मैया सम्मान योजना में हमने 2500 रुपये करके अपना बहुत बड़ा खाता खोल लिया है वोट का, तो उसके लिए भी वोट करेगी। और 1,20,000 रुपया जो इनका बकाया है उसके लिए भी वोट करेगी, क्योंकि झारखंड की जनता सचमुच में समझदार हो गई है। अब छला नहीं जा सकता है। 5 साल इनको मिला था, सुनहरे अक्षरों में इतिहास में अपना ही नाम लिखा सकते थे, लेकिन जरूर एक बार आत्ममंथन करके देखें कि राज्य की स्थिति आज कहां से कहां पहुंच गई। काले अक्षर सारे मामलों को आपने सुना, सारे मामले। ईडी की जो रेड हुई है, क्या रिकवरी हुई है, ईडी ने अभी तक जारी नहीं किया ऑफिशियल, इसलिए हम भी ऑफिशियली आपको ये नहीं दिखा पाए इस कार्यक्रम में कि आखिर रिकवरी क्या हुई है। कई दस्तावेज मिले हैं, कैश रिकवरी की सूचना अभी तक तो कहीं से नहीं है 23 ठिकानों से। जैसा बटर साहब पूछ रहे थे कितना करोड़ मिला, हम भी सुबह से अनुमान लगा रहे थे कि जब भी विभागीय छापामारी होती है ना तो पहाड़ मिलते हैं नोटों के झारखंड में। तो वैसा कोई कहीं से कोई सूचना अभी तक नहीं, अब देर रात तक मिलेगी तो अलग मुद्दा है। लेकिन एक चीज तो तय है कि जनता पिस रही है साहब। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच की योजनाओं में जनता कहीं ना कहीं पिस रही है। जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और सम्मान के नाम पर जो भी राशि जो भी सरकार दे रही है, पता नहीं उस राशि से कितना विकास हो पाएगा परिवार का या समाज का या महिलाओं का। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ जेएमएम से बटर सिंह साहब थे, बटर जी का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत धन्यवाद बटर जी आपका। बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से बीना देवी जी थी, बीना जी बहुत धन्यवाद आपका। और कांग्रेस से ईश्वर आनंद साहब हमारे साथ, ईश्वर जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।